Hello students, welcome back to the channel of Trilok Sir Mathematics. So for CA Foundation June 24 students, जैसे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज थियोरी सब रिवाइज करवाया, उसी तरह से इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर्स हैं उनके की कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज रिवाइज करवाने वाला हूँ मैं आपको. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे विच विल हेल्प यू टू क्रैक क्वेश्चंस इन एग्जाम. क्लियर. सेकेंड पॉइंट, इस वीडियो का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लेना. थर्ड एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करना जिनका एग्जाम्स है, ताकि उनका भी इस वीडियो से हेल्प हो जाए. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट. देखो मेरे को क्या क्या करवाना है मैं आपको पहले बता देता हूँ. ये सारे मैथ्स के चैप्टर है: रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. हम ये सारे चैप्टर्स करने वाले हैं. तो हर एक चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज करेंगे. टोटल 133 पेज का PDF है मेरा, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको क्विकली गो थ्रू कर सकते हो. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन. नाउ रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहला कीवर्ड इज रेशियो. मतलब किसी भी चीज़ को कंपेयर करना. कंपैरिजन दो क्वांटिटी का भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी. क्वांटिटी जो रेशियो में होता है ये कुछ भी नहीं चलेगा, इसका क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी ऑफ सेम काइंड. रेशियो का हम लिखते हैं A:B या A:B. जो रेशियो में फर्स्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. 7 डिफरेंट तरीके का रेशियो होता है. पहला रेशियो होता है इनवर्स रेशियो. अगर किसी रेशियो का A:B है, इसका इनवर्स क्या होगा? B:A. इनवर्स इज B:A. इनवर्स रेशियो तभी किसी रेशियो का पॉसिबल है जब उसका प्रोडक्ट 1 होगा. तो अगर प्रोडक्ट 1 है तो इनवर्स रेशियो A:B का इनवर्स इज B:A. अगर दो रेशियो सेम है तो उसे बुलाते हैं इक्वालिटी. फर्स्ट अगर सेकंड से बड़ा है तो ग्रेटर इन इनक्वालिटी. फर्स्ट अगर सेकंड से छोटा है तो लेसर इन इक्वालिटी. याद रखने का. नेक्स्ट, अगर किसी भी रेशियो का, इक्वल रेशियो का अगर आपने प्रोडक्ट किया तो वो आएगा A²:B². दो इक्वल रेशियो का अगर प्रोडक्ट किया तो आएगा A²:B². तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज क्या? A²:B². व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B? A²:B². अगर क्यूब किया तो वो ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाता है. स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट आ जाएगा. क्यूब रूट लिया तो सब ट्रिप्लीकेट आ जाएगा. तो याद रखना, स्क्वायर किया तो डुप्लीकेट, क्यूब किया तो ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट, क्यूब रूट लिया तो सब ट्रिप्लीकेट. अगर रेशियो के सारे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और सारे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो. कौन सा रेशियो? कंपाउंड रेशियो. नेक्स्ट इज प्रपोर्शन. प्रपोर्शन इन सिंपल सेंस मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. व्हाट इज प्रपोर्शन का मतलब? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. अगर A:B, C:D के इक्वल है तो वी से दे आर इन प्रपोर्शन. दे आर इन प्रपोर्शन. तो अगर A/B C/D के इक्वल है, अगर A/B C/D के इक्वल है तो हम बोलेंगे दे आर इन प्रपोर्शन. जो A और D होता है, फर्स्ट और लास्ट, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. जो सेकंड और थर्ड होता है इसे हम बोलते हैं मीन. एक्सट्रीम्स को बोलते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है A और D उसे बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मीन. 4 क्वांटिटी प्रपोर्शन में तभी रहेगा जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल है. जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल, मतलब AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. इसे प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं. कौन सा रूल बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल. उसके बाद कंटिन्यूड प्रपोर्शन. कंटिन्यूड प्रपोर्शन होने के लिए सिर्फ 3 टर्म्स होना चाहिए. अगर A:B B:C के इक्वल है, अगर A:B B:C के इक्वल है तो वी से इट एज कंटिन्यूड प्रपोर्शन. इसको आप लिखोगे A/B इज इक्वल टू B/C. A/B इक्वल टू B/C. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो यू विल गेट B² इज इक्वल टू AC. B² इज इक्वल टू AC. B² इज इक्वल टू AC. इसमें जो B होता है ये रूट ऑफ AC होता है. B इज इक्वल टू रूट ऑफ AC. तो B होता है मीन प्रपोर्शन. कौन सा प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड C. मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड C. फिर कुछ प्रपोर्शंस आपको पता होना चाहिए. जैसे अगर A/B C/D के इक्वल है, अगर आपने इसको उल्टा किया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्टेंडो. क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेंडो. सिर्फ क्रॉस वाले टर्म को स्वैप किया, जैसे B को C बना दिया और C को B बना दिया, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो. क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेंडो. क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेंडो. खाली न्यूमरेटर में एडिशन हुआ है तो कॉम्पोनेंडो. खाली न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन हुआ है तो डिविडेंडो. उल्टा किया तो इन्वर्टेंडो. सिर्फ डिनोमिनेटर को स्वैप किया तो ऑल्टरनेंडो. सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड हुआ तो कॉम्पोनेंडो.
सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस हुआ तो डिविडेंडो। अगर ऐड भी हुआ और माइनस भी हुआ तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सारे न्यूमरेटर को ऐड किया, सारे डिनोमिनेटर को ऐड किया तो एडेंडो। सारे न्यूमरेटर को माइनस किया, सारे डिनोमिनेटर को माइनस किया तो सबट्राहेंडो। तो देयर आर 7 रेशियो जो आपको याद रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट 1 तो इन्वर्स रेशियो, स्क्वायर किया तो डुप्लीकेट, क्यूब किया तो ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट, स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट, क्यूब रूट लिया तो सब ट्रिप्लीकेट। दोनों सेम है तो इक्वालिटी, फर्स्ट बड़ा है तो ग्रेटर इन इक्वालिटी, फर्स्ट छोटा है तो लेसर इन इक्वालिटी, बराबर है। उसके बाद और क्या याद रखने था, प्रोडक्ट अगर सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो इसके बोलते हैं कंपाउंड करना। अगर सारे प्रपोर्शन को स्वैप किया तो इसको बोलने का इन्वर्टेंडो। सिर्फ डिनोमिनेटर को स्वैप किया तो ऑल्टरनेंडो। सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया तो कॉम्पोनेंडो। सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस किया तो डिविडेंडो। न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर में माइनस किया तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सारे न्यूमरेटर को ऐड किया, सारे डिनोमिनेटर को ऐड किया तो एडेंडो। सारे न्यूमरेटर को माइनस किया, सारे डिनोमिनेटर को माइनस किया तो सबट्राहेंडो। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट इज इंडाइसेस। इंडाइसेस का की पॉइंट समझो, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी है, अगर a रेस टू m इंटू a रेस टू n करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, a रेस टू m प्लस n। मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन। सिमिलरली a रेस टू m अपॉन a रेस टू n किया तो a रेस टू m माइनस n, a रेस टू m माइनस n। डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। अगर बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दोनों का पावर सेम है तो टूट जाता है। एनी नंबर इज टू 0 है तो 1 होगा, एनी नंबर इज टू 1 है तो नंबर इटसेल्फ होगा। अगर नेगेटिव है पावर में तो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव, नेगेटिव है पावर में तो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव। अगर खाली रूट लिखा है तो रेस टू हाफ, क्यूब रूट लिखा है तो रेस टू 1/3, फोर्थ रूट लिखा है तो रेस टू 1/4। अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है तो अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर, अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर। अगर दो टर्म्स इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो पावर सेम, पावर सेम तो बेस सेम। अगर दो टर्म्स इक्वल है, अगर किसी का पावर x है तो दूसरी तरफ जाके 1/x, अगर इधर 1/x है तो दूसरी तरफ जाके x। तो ये 10 पॉइंट पहले आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। अंदर भी पावर बाहर भी पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का पावर सेम है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। एनी नंबर इज टू 0 इज ऑलवेज 1, एनी नंबर इज टू 1 इज नंबर इटसेल्फ। पावर में नेगेटिव तो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव। रूट लिखा है मतलब रेस टू हाफ, क्यूब रूट लिखा है मतलब रेस टू 1/3, फोर्थ रूट लिखा है मतलब रेस टू 1/4। अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है तो अंदर का पावर डिवाइड बाय बाहर का पावर। अगर दो टर्म्स इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो पावर सेम, पावर सेम तो बेस सेम। अगर a रेस टू एक्स पी है तो x उधर जाके 1/x हो जाएगा, अगर इधर 1/x है तो उधर जाके x हो जाएगा। फिर आइडेंटिटीज आना चाहिए। पहला आइडेंटिटी है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर पूछा तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का स्क्वायर पूछा तो दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यू शुड राइट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब को यू कैन राइट a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही आप a क्यूब माइनस बी क्यूब को यू कैन राइट a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। वापस ये 5 चीज याद होना चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यू कैन राइट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यू कैन राइट a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें और कुछ पॉइंट्स याद रखना। अगर आपके क्वेश्चन में साइक्लिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? साइक्लिक, जैसे ए बी बी सी सी ए साइक्लिक है तो साइक्लिक का आंसर हमेशा 1 होता है। कभी अगर टर्म में कुछ मिसिंग है और वो जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कुछ मिसिंग दिख रहा है p है, बट क्वेश्चन ने p का वैल्यू मांगा नहीं है, तो मांगा नहीं है वैल्यू तो नंबर डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप इंडाइसिस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको आना चाहिए लोगैरिथम। लोगैरिथम मतलब कोई भी नंबर को लिखने के दो फॉर्म्स होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक कौन सा फॉर्म? लॉग फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है a रेस टू x इज इक्वल टू m, लॉग फॉर्म होता है log m टू द बेस इक्वल टू x। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? a रेस टू x इज इक्वल टू m। व्हाट इज लॉग फॉर्म? log m टू द बेस इक्वल टू x। अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में दिया रहेगा तो आंसर लॉग में लिखने का, अगर क्वेश्चन लॉग में दिया रहेगा तो आंसर एक्सपोनेंशियल में लिखने का। जैसे 5 क्यूब 125 है तो log 125 टू द बेस 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर एक्सपोनेंशियल को लॉग बनाने का है
तो इसको बोलने का 125 फाइव का क्या है क्वेश्चन करने का, तो log 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। अगर क्वेश्चन लॉग में इसको एक्सपोनेंशियल बनाने का है तो जो बेस है वो इधर जाता है, वो इसके सर पे, सर और टकला, ये सर इधर जाता है और टकला इसके सर पे, तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट, बेस होता है दो टाइप का, एक को बोलते हैं कॉमन या ब्रिक्स लोगैरिथम, एक को बोलते हैं नेचुरल या नपेरियन। कॉमन या फिर ब्रिक्स, नेचुरल या फिर नपेरियन। कॉमन या ब्रिक्स का मतलब होता है टू द बेस 10, नेचुरल या नपेरियन मतलब टू द बेस ई, और ई का वैल्यू 2.7182। तो टू द बेस 10 है तो कॉमन और ब्रिक्स, टू द बेस ई है तो नेचुरल और नपेरियन, ई का वैल्यू 2.71828। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी, अगर लॉग में इनटू का साइन है तो वो ऐड हो जाता है, लॉग ए इंटू बी कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग में डिवाइड का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग के पहले कोई नंबर है तो पावर में भेजने का, पावर में कोई नंबर है तो लॉग के पहले आ जाएगा, पूरे लॉग का पावर है तो कुछ भी नहीं करने का। अगर ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है तो ऊपर का टर्म ऐड हो जाएगा, नीचे का टर्म माइनस हो जाएगा। लॉग एम टू द बेस ए का चेंज ऑफ बेस करना है तो चेंज ऑफ बेस के लिए पहले रेसिप्रोकल में लिखने का 1 अपॉन लॉग, और ये चेंज कर देने का, एम ए हो जाएगा और ए एम हो जाएगा। तो लॉग ए टू द बेस बी का चेंज ऑफ बेस क्या बोलोगे, 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। अगर एक लॉग के टर्म को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। अगर एक लॉग के टर्म को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1। लॉग ए टू द बेस बी को यू कैन राइट लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अगर नंबर और बेस सेम है तो आंसर हमेशा 1 होता है। log 1 to any base आंसर 0 होता है। log of any number to base 1 आंसर इज नॉट डिफाइंड। नंबर और बेस सेम तो आंसर 1। log 1 to any base आंसर इज 0। log of any number to base 1 आंसर इज नॉट डिफाइंड। अगर दो log का टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो पावर सेम, नंबर सेम तो बेस सेम। अगर log a to the base b का आंसर x है, तुमने किसी एक का रेसिप्रोकल करा तो आंसर विल चेंज बाय साइन, दोनों का रेसिप्रोकल करा आंसर स्टिल रिमेन सेम। और अगर नीचे एक टर्म है, इसके पावर में लॉग है, इसका बेस भी वही टर्म है, तो आंसर सिर्फ आएगा लॉग के बाजू वाला नंबर। क्या आएगा आंसर, लॉग के बाजू वाला नंबर। अगर नीचे एक टर्म है, इसके पावर में लॉग है, इसका बेस भी वही टर्म है, तो आंसर सिर्फ आएगा लॉग के बाजू वाला टर्म। क्लियर है? हाँ सर। तो ये 12 पॉइंट्स आना बहुत ज़रूरी है। वापस, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, लॉग के पावर में कोई टर्म तो आगे आ जाएगा, लॉग के पहले कोई टर्म तो पावर में चले जाएगा, पूरे लॉग का पावर तो कुछ भी नहीं, ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है तो ऊपर के टर्म्स को ऐड करो, नीचे के टर्म्स को माइनस करो। अगर log a टू द बेस b है तो इसका चेंज ऑफ बेस होता है 1 अपॉन log b टू द बेस a। एक log के टर्म को अगर चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा 1 आता है। log a टू द बेस b को यू कैन राइट log a अपॉन log b, नंबर और बेस सेम है तो आंसर 1 होता है। log 1 टू एनी बेस आंसर 0 होता है। दो log का टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो नंबर सेम तो बेस सेम। log a टू द बेस b का अगर आंसर x है, तुमने किसी एक का रेसिप्रोकल किया आंसर विल चेंज बाय साइन, दोनों का रेसिप्रोकल किया आंसर स्टिल रिमेन सेम। नीचे एक टर्म है, उसके पावर में log है, अगर उसका बेस भी वही टर्म है तो आंसर आएगा सिर्फ log के बाजू वाला टर्म। अगर कैलकुलेटर पे लॉग निकालना है, लॉग का वैल्यू, तो नंबर टाइप करके रूट का बटन 19 टाइम्स प्रेस करने का, फिर -1 इक्वल टू, फिर मल्टीप्लिकेशन का बटन 2 एक सीक्रेट नंबर से मल्टीप्लाई करने का जो है 227695 इक्वल टू, नंबर टाइप करके रूट का बटन 19 टाइम्स -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय सीक्रेट नंबर दैट इज 227695 इक्वल टू, आपको आ जाएगा लॉग का वैल्यू। लॉग का जो भी आंसर आता है उसमें दो पार्ट रहता है, एक डेसिमल के पहले और एक डेसिमल के बाद। जो डेसिमल के पहले होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नंबर ऑफ डिजिट से कम होता है। जैसे 2 डिजिट का नंबर तो आंसर 1 पॉइंट, 3 डिजिट का नंबर तो आंसर 2 पॉइंट, और जो पॉइंट के बाद होता है उसे बोलते हैं मैंटिसा। तो पॉइंट के बाद वाले चीज को मैंटिसा, पॉइंट के पहले को कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से मैंने पूरा लॉग आपको रिवाइज करवा दिया। अब इसमें एक नया पार्टनरशिप भी ऐड हुआ था। पार्टनरशिप में 3 केस है। जैसे अगर आपको पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल दिया है, अगर सबका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है बट कैपिटल डिफरेंट है तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, कैपिटल के रेशियो में। अगर कैपिटल सेम है बट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है तो क्या, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। जो अलग होता है उस रेशियो में, अगर कैपिटल अलग है तो कैपिटल का रेशियो, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और अगर दोनों ही अलग है तो प्रोडक्ट के रेशियो में। किस रेशियो में, प्रोडक्ट के रेशियो में। किस रेशियो में, प्रोडक्ट के रेशियो में। क्या ये समझा सबको? यस सर।
तो इस तरह से रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस लॉ पूरा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। चैप्टर में 3 पार्ट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होता है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक में 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्यूबिक में एक मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन। कोई भी इक्वेशन क्या होता है सर, जिस स्टेटमेंट का LHS इक्वल टू RHS होगा और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, ऐसे हमको इक्वेशन बोलते हैं। जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री 2 होता है उससे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसका डिग्री 3 होता है उससे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल का होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वाड्रेटिक, ध्यान से समझना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसमें b का वैल्यू 0 है तो इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। अगर b का वैल्यू 0 नहीं है तो इसको बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। इफ b इज 0 देन प्योर क्वाड्रेटिक, इफ b इज नॉट 0 देन अफेक्टिव क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसे हम बोलते हैं बच्चा लोग नेचर ऑफ रूट्स, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसके हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स निकलता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा 0 से बड़ा बट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। और डेल्टा 0 से भी छोटा तो बोलते हैं इमेजिनरी। 0 के इक्वल तो रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर तो रियल, अनइक्वल, रैशनल। अगर 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल, और 0 से छोटा तो इमेजिनरी। सर क्वेश्चन ने खाली रियल बोला तो साइन डालने का ग्रेटर देन इक्वल टू का, साइन डालने का ग्रेटर देन इक्वल टू का। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14, अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट होता है p माइनस रूट क्यू। अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा होता है p माइनस आई क्यू। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वापस अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू। अगर एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू। सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर 2 रूट्स है, अगर सपोज 2 रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। प्रोडक्ट 1 है तो ए सी के बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा सी के बराबर। अगर 2 रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो प्रोडक्ट हमेशा 1, प्रोडक्ट 1 तो ए सी के बराबर। अगर 2 रूट्स का साइन अपोजिट है बट वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है तो उसका सम ऑफ रूट 0, सम ऑफ रूट 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने ए बी सी जो कोएफिशिएंट है उसको ऐड किया और 0 और 1 और 0 आया और क्या है आपको 0, तो एक आंसर पक्का 1 है, दूसरा आंसर सी बाय है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए और सी को ऐड किया और बी से माइनस किया और फिर 0 आया तो एक आंसर -1, दूसरा आंसर माइनस सी बाय, दूसरा आंसर माइनस सी बाय। नेक्स्ट, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है और नया रूट्स आपको 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो सिर्फ क्या करना है आपको, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू होगा उसको c से रिप्लेस करो, जो c का वैल्यू होगा उसको a से रिप्लेस करो। नाउ ये 4 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है बच्चा लोग अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा
क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस आर 14 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, अगर एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा पी माइनस रूट क्यू, अगर एक पी प्लस आई क्यू है तो दूसरा पी माइनस आई क्यू, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर दो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो प्रोडक्ट 1 ए एक्स सी के बराबर, दो रूट्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन तो सम ऑफ रूट 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी कोएफिशिएंट्स को ऐड किया और 0 आया तो एक आंसर 1 दूसरा आंसर सी बाय है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए और सी को ऐड किया और बी से माइनस किया फिर 0 आया तो एक आंसर -1 दूसरा आंसर माइनस सी बाय है। अगर एक ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है तो रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ ए बाय सी। व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा सेकंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। नाउ क्यूबिक, कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। ये तीनों रूट्स या तो रियल हो सकते हैं या तो कोई एक तो पक्का रियल होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। व्हाट इज फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा गामा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। और अगर दो रूट्स को आपने साथ में लिया मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर साथ में लिया तो उसका आंसर है सी बाई। वापस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। व्हाट इज अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए। क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए ट्रायल बेसिस पे कोई भी एक नंबर डालने का, अगर उससे आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो उस फैक्टर को यूज करके बाकी का फैक्टर्स ढूंढने के लिए सिंथेटिक डिवीजन करने का। कौन सा डिवीजन करने का? सिंथेटिक डिवीजन। उधर से आपको बाकी का फैक्टर्स आ जाएगा। ये मैंने वीडियो में सिखाया भी है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। क्लियर? सो दिस वाज इक्वेशन चैप्टर का पॉइंट सेक्शन। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे जो है लीनियर इनइक्वालिटीज। कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले थोड़ा इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर का साइन आ जाए, लेस का साइन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए या लेस देन इक्वल टू का, तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है इन इक्वेशन। हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप का इन इक्वेशन है। एक है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, एक है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। एक का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, एक का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। नेक्स्ट इज इंटरवल। 4 तरीके के इंटरवल होते हैं। अगर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। दिस इज ओपन इंटरवल का सिंबल। अगर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल बोलते हैं इसको? क्लोज इंटरवल। अगर लेफ्ट की तरफ क्लोज्ड है तो इसको बोलते हैं सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल। अगर राइट की तरफ क्लोज्ड है तो इसको बोलते हैं सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल। इसमें हम लेफ्ट वाले वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम राइट वाले वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, ओपन का मतलब हमारे इस चैप्टर का ओपन का मतलब इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब हर तरफ से खुला, और क्लोज्ड का मतलब होता है बाउंडेड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड। ओपन मतलब अनबाउंडेड, क्लोज्ड मतलब बाउंडेड। अभी जब आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हो तो 2 पॉइंट्स का खास आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव नंबर से करते हो तो आपके इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज। जैसे मुझे इधर x का वैल्यू चाहिए तो मैं डिवाइड -3 से करूंगा, तो अगर मैं डिवाइड -3 से करूंगा तो मेरा ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। सेकेंड, अगर मॉड्यूलस का सम है तो मॉड्यूलस के सम को करने का बेस्ट तरीका इज आप अपने मॉड के साइन को हटा दो।
और जो वेरिएबल है उसको बीच में लिखो। इसका जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो आगे की तरफ लिखो, जो नेगेटिव वैल्यू रहेगा वो पीछे की तरफ लिखो, और जो इन इक्वेशन का साइन है वो लिख दो। अगर सपोज मॉड के साथ नंबर भी है, मॉड के साथ नंबर भी है, तो उस केस में ये देखने का, अगर ये पॉजिटिव तो सेम साइन रखो, अगर ये नेगेटिव तो साइन अपोजिट कर दो। मतलब अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखा तो इसका साइन आपको सेम रखना है, अगर मैंने इसको नेगेटिव रखा तो इसका साइन आपको चेंज कर देना है। क्लियर? वापस ध्यान से समझो, अगर तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया, इन इक्वेशन का साइन गेट्स चेंज। मॉड्यूलस के सम में खाली वेरिएबल है तो वेरिएबल को बीच में लिख, पॉजिटिव वैल्यू आगे लिख, नेगेटिव वैल्यू पीछे लिख, और जो इन इक्वेशन का साइन है वो लिख दे। अगर मॉड के साथ नंबर भी है तो नंबर पॉजिटिव अगर रखा तो साइन सेम रख, अगर नंबर नेगेटिव रखा तो साइन को चेंज कर दे। नेक्स्ट, अगर दो वेरिएबल का क्वेश्चन है तो बेसिकली ग्राफ आता है। अब ग्राफ के लिए क्या याद रखना है वो समझो। अगर आपके इन इक्वेशन का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन? नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर। अगर आपके इन इक्वेशन का साइन लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू मीन्स ओरिजिन साइड, ओरिजिन के तरफ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो आप अपवर्ड मार्किंग करते हो, अगर लेस देन इक्वल टू तो आप डाउनवर्ड मार्किंग करते हो, नीचे की तरफ। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ऊपर की तरफ, लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे की तरफ। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड, लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन साइड। अगर आपका एक क्वेश्चन इज ऑफ x इक्वल टू का फॉर्म, तो x इक्वल टू मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू फॉर्म है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x इक्वल टू तो लाइन पैरेलल टू y, अगर y इक्वल टू तो लाइन पैरेलल टू x। अगर आपको चेक करना आपका लाइन ओरिजिन से पास होता है नहीं होता है, तो वैसे इन इक्वेशन में 1,0 डालने का, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो ओरिजिन साइड, नहीं कर जाए तो नॉन ओरिजिन साइड। नेक्स्ट, कोई भी लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं पे मीट होता है। जिस रीजन में वो मीट होता है उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं उसको? फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं उसको? फिजिबल रीजन। अब ये एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना, फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है, मतलब हर तरफ से कवर्ड भी हो सकता है। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है, हर तरफ से ओपन भी हो सकता है। बट हमेशा जो वो सेट फॉर्म करता है वो सेट कॉन्वेक्स सेट होता है। कौन सा सेट होता है? कॉन्वेक्स सेट। वापस, जो भी रीजन में वो मीट होगा उसे कौन सा रीजन बोलेंगे? फिजिबल रीजन। आपका फिजिबल रीजन अंदर की तरफ भी आ सकता है, बाहर की तरफ भी। अगर अंदर की तरफ आया तो बाउंडेड, बाहर की तरफ आया तो अनबाउंडेड। बाउंडेड हो या अनबाउंडेड, बट हमेशा वो सेट जो फॉर्म करते हैं वो कौन सा सेट होता है? कॉन्वेक्स सेट। कौन सा सेट? कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट इसमें था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। एलपीपी मतलब होता है बिजनेस के लिए प्लानिंग करना। बिजनेस के लिए प्लानिंग करना इस तरह से ताकि मैं मेरा ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाऊँ हमारे लिमिटेशंस को देख के, हमारे लिमिटेशंस को देख के। जो भी वेरिएबल्स हम एलपीपी के अंदर डालते हैं या इन्वॉल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। कौन सा वेरिएबल बोलते हैं उसको? डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्वेश्चन या तो मिनिमाइज का हो सकता है या तो मैक्सिमाइज का। तो अगर आपको प्रॉफिट बोला है तो मैक्सिमाइज करने का, अगर आपको कॉस्ट बोला है तो मिनिमाइज करने का। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट जो होता है वो बिजनेस के लिमिटेशंस होता है। बिजनेस के लिमिटेशन दो ही तरीके से हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है एटलीस्ट। क्या होता है इसका मतलब? एटलीस्ट, या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट, या फिर कौन सा रिक्वायरमेंट? मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है एटमोस्ट या फिर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। बच्चे लोग याद रखना, अगर टाइम का क्वेश्चन है तो लेस देन इक्वल टू आता है। अगर डाइट वगैरह का क्वेश्चन है जहाँ पे बोला मिनिमम इतना कंज्यूम करने का तो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आता है। ये था पूरा इन इक्वेशंस का पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको ये समझा देगा। अब आ जाओ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत अच्छे से इसमें शॉर्टकट्स वगैरह सब आपको याद करना है, प्रॉपर अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहला पॉइंट, आज का पैसा ज़्यादा वैल्यूएबल होता है फ्यूचर के कंपैरिजन में। उसके पीछे 4 मेजर रीजंस होते हैं। पहला रीजन रिस्क फैक्टर, दूसरा रीजन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा इन्फ्लेशन और चौथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिस्क फैक्टर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन्फ्लेशन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप की होती है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल हर साल कांस्टेंट रहता है तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल चेंज होते रहता है, नए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी।
अमाउंट का फॉर्मूला इज दो, एक पी प्लस एस आई, एक ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट वन प्लस आर टी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला एस आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, अमाउंट का फॉर्मूला पी प्लस एस आई, और एक अमाउंट का फॉर्मूला पी ब्रैकेट वन प्लस आर टी, जहाँ पे पी का मतलब प्रिंसिपल है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी का मतलब टेन्योर है, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, ए का मतलब अमाउंट है। नेक्स्ट, अगर 1 रुपया कितने साल में डबल हुआ आपको बोला है तो शॉर्टकट इज एन इज इक्वल टू 100 बाय आर ईयर्स, एन इक्वल टू 100 बाय आर ईयर्स। अगर 1 रुपया ट्रिपल कितने साल में पूछा तो शॉर्टकट इज एन इज इक्वल टू 200 बाय आर ईयर्स, एन इक्वल टू 200 बाय आर ईयर्स। अगर आपको इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढना है, आपको ये पता है कि A1 हो जाता है T1 ईयर्स में, A2 हो जाता है T2 ईयर्स में, तो इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला इज A1 T2 माइनस A2 T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर एक पैसा n टाइम्स हो जाता है T ईयर्स में, वो m टाइम्स कितने साल में होगा अगर फाइंड करना है तो अभी जितना टाइम चाहिए उससे 1 माइनस करो, पहले जितना टाइम था उससे 1 माइनस करो और इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, m-1 अपॉन n-1 इंटू टी ईयर्स। 1 रुपया डबल 100 बाय आर, 1 रुपया ट्रिपल 200 बाय आर। सो सर 1 रुपया 4 टाइम 300 बाय आर, 1 रुपया 5 टाइम 400 बाय आर। अगर इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढना है, A1 T1 A2 T2 पता है, व्हाट इज इनिशियल प्रिंसिपल का फॉर्मूला, A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर एक पैसा m टाइम्स t ईयर्स, n टाइम्स कितने साल में, तो अभी जितना टाइम उसमें से 1 माइनस, पहले जितना टाइम उसमें से 1 माइनस और इंटू टी करो। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का दो ही फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। अमाउंट का भी एक ही फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। P का मतलब प्रिंसिपल, A का मतलब अमाउंट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, I का मतलब आपके प्लान के हिसाब से रेट, N का मतलब टोटल कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है M मतलब आपको पूरे साल भर में कितनी बार इंटरेस्ट मिला, इसे हम कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। साल में 1 बार इंटरेस्ट मिला तो एनुअली, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला तो सेमी एनुअली, साल में 4 बार इंटरेस्ट मिला तो क्वार्टरली, साल में 12 बार इंटरेस्ट मिला तो मंथली, डेली इंटरेस्ट मिला तो 365 टाइम्स। याद रखो, M1 तो मंथली एनुअली, M2 सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, M4 तो क्वार्टरली, M12 तो मंथली, M365 तो डेली। अगर ईयरली है, एनुअली है, तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 100, N का फॉर्मूला T इंटू 1। अगर सेमी एनुअली है तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 200, N का फॉर्मूला T इंटू 2। अगर क्वार्टरली है तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 400, N का फॉर्मूला T इंटू 4। अगर मंथली है तो आई का फॉर्मूला R अपॉन 1200, N का फॉर्मूला T इंटू 12। डेली में हम ऐसा कुछ करते हैं नहीं है। नेक्स्ट, इसके भी शॉर्टकट्स याद रखो। 1 रुपया कितने साल में डबल हुआ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोला है तो फॉर्मूला इज N इज इक्वल टू 69 बाय R प्लस 0.35 ईयर्स, N इज इक्वल टू 69 बाय R प्लस 0.35 ईयर्स। क्लियर? इससे जो भी आंसर आता है वो ईयर्स में आता है। अगर ऑप्शन मंथ में दिया है तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, नियरेस्ट मंथ आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल हुआ आपको पूछा है तो फॉर्मूला इज N इज इक्वल टू 111.444 बाय R प्लस 0.35 ईयर्स, N इज इक्वल टू 111.444 अपॉन R प्लस 0.35 ईयर्स। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है सिंपल कंपाउंड का, 2 साल का डिफरेंस दिया है सिंपल कंपाउंड का, इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढना है तो इनिशियल प्रिंसिपल का फॉर्मूला इज D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर 3 साल का डिफरेंस दिया है सिंपल कंपाउंड का तो इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला इज D इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट R प्लस 300, D इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट R प्लस 300। अगर 1 रुपया कितने साल में डबल हुआ, 69 बाय R प्लस 0.35। 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल हुआ, 111.444 अपॉन R प्लस 0.35। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है तो इनिशियल प्रिंसिपल का फॉर्मूला D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 3 साल का दिया है तो D इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट R प्लस 300। बराबर है? ये सब समझ गया आई होप। अगर सर उससे ज़्यादा साल का है तो तू ये टेक्निक अप्लाई कर दे। P ढूंढने के लिए 1 प्लस आई रेस टू n माइनस DN कर सकता है, ऐसा भी फॉर्मूला या तो मैंने नॉर्मल तरीके से आपको सिखाया, आप वैसे पढ़ लेना। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पूरे साल भर में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है तो वैसे को बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट साल में एक से ज़्यादा बार इंटरेस्ट मिला तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट आता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट में हमने कुछ शॉर्टकट्स पढ़ा था। अगर हाफ ईयरली है
तो इफेक्टिव रेट निकालने का शॉर्टकट इज R अपॉन 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार माइनस 100 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू बटन 2 टाइम्स माइनस 100 इक्वल टू. अगर क्वार्टरली है तो फॉर्मूला इज R अपॉन 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू की बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू. अगर मंथली है तो R डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू. मंथली हाफ ईयरली R डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू बटन 2 टाइम माइनस 100. अगर क्वार्टरली है तो R डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू. मंथली है तो R डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 12 बार माइनस 100 इक्वल टू. इफेक्टिव रेट का अगर आपको फॉर्मूला कभी फॉर्मूला पूछा इफेक्टिव रेट का, तो बच्चे लोग ये याद रखना, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1. 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है. और याद रखना एक और पॉइंट, इफेक्टिव रेट को प्रिंसिपल से फर्क पड़ता नहीं है, प्रिंसिपल से इसको फर्क पड़ता नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में बस 2 पॉइंट आप याद रखना. अगर डेप्रिसिएशन में आपको स्क्रैप वैल्यू मांगा है, कौन सा वैल्यू मांगा है? स्क्रैप वैल्यू. तो स्क्रैप वैल्यू निकालने का शॉर्टकट इज 1 माइनस R% इंटू वी इक्वल टू बटन जितना मशीन का यूजफुल लाइफ. 1 माइनस R% इंटू वी इक्वल टू बटन उतनी बार जितना मशीन का यूजफुल लाइफ, तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा. जैसे 10 साल मशीन की लाइफ है, आपको बोला है बताओ मशीन का स्क्रैप वैल्यू, तो इक्वल टू बटन 10 बार दबाने का. बोला अगर मशीन का वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर फाइंड करो, तो इक्वल टू बटन 8 बार दबाने का. मशीन का वैल्यू बिगनिंग ऑफ 9th ईयर पे बताओ, तो भी इक्वल टू बटन 8 बार ही. बिगनिंग ऑफ 9th ईयर मतलब एट द एंड ऑफ 8th ईयर. तो ये कब यूज करोगे? जब स्क्रैप वैल्यू पूछा है. जब मशीन का प्रेजेंट वैल्यू ऐसे सब टर्म्स में बात किया, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है PV इज इक्वल टू V ब्रैकेट 1 माइनस R% रेस टू N. क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? PV इज इक्वल टू V 1 माइनस R% रेस टू N. इसमें जो PV है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट. क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट. इन सिंपल भाषा ये स्क्रैप वैल्यू होता है. V का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट. व्हाट इज V का मतलब? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट. R क्या होता है सर? R इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. R क्या होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. और N क्या होता है सर? N होता है टेन्योर मशीन का. मशीन का जो टेन्योर है उसको N बुलाने का. क्लियर. सो स्क्रैप वैल्यू का शॉर्टकट 1 माइनस R% इंटू वी इक्वल टू बटन जितना उसका यूजफुल लाइफ. ठीक. क्लियर. अगर मशीन का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में ऐसा बात किया है, तो फॉर्मूला इज PV इज इक्वल टू V ब्रैकेट 1 माइनस R% रेस टू N. ये तब ज़्यादातर यूज़ करना जब आपको मशीन की लाइफ पूछी है. अगर मशीन का लाइफ पूछा है कि मशीन कितने साल चलेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना. जब स्क्रैप वैल्यू पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना. क्लियर एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एन्युटी का टाइप. अगर बच्चा लोग पूरे लाइफ टाइम में आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया या एक ही बार विड्रॉवल किया, तो ऐसे सम को रिलेशन से फॉलो करेंगे. लाइफ में सिर्फ एक बार किया इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल, तो उस टाइम पे रिलेशन काम आता है. रिलेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू N. A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू N. A के 3 नाम होते हैं: एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सम ड्यू. क्या क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सम ड्यू. P के भी 3 नाम होते हैं: प्रेजेंट वैल्यू, कैश वैल्यू या प्रिंसिपल. प्रेजेंट वैल्यू, कैश वैल्यू या प्रिंसिपल. एक ही फॉर्मूला याद रखो. A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू N. A का मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू, सम ड्यू, फ्यूचर वैल्यू. P का भी 3 नाम: प्रिंसिपल, कैश वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर. अगर आपको बोला आज का वैल्यू बताओ, तो P ढूंढने का. 3 साल के बाद का वैल्यू बताओ, तो A ढूंढने का. क्लियर. बट ये कब यूज करोगे? जब लाइफ टाइम में एक ही बार विड्रॉल या डिपॉजिट होता है. नेक्स्ट इज एन्युटी. सर एन्युटी के लिए कीवर्ड्स, जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रखते हो, तो उसको बोलते हैं एन्युटी. व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी एन्युटी. सर एन्युटी में पेमेंट्स कब कब हो सकता है? एन्युटी में पेमेंट एंड में भी हो सकता है, बिगनिंग में भी. अगर एंड में हुआ तो उसका नाम इज ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर. ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर. अगर पेमेंट्स बिगनिंग में हुआ तो इसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी या एन्युटी ड्यू. इमीडिएट एन्युटी या एन्युटी ड्यू. सो इफ पेमेंट इज मेड एट द एंड, तो ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर. इफ पेमेंट इज मेड एट द बिगनिंग, तो इमीडिएट एन्युटी या एन्युटी ड्यू. नेक्स्ट, एन्युटी 2 टाइप के वैल्यूज के लिए निकलते हैं, आज के वैल्यू के लिए भी और कल के वैल्यू के लिए भी. आज के वैल्यू के लिए तो प्रेजेंट वैल्यू, कल के लिए वैल्यू के लिए मतलब फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू का बेस्ट एग्जांपल इज बैंक लोन. फ्यूचर वैल्यू का बेस्ट एग्जांपल इज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स या फिर बेटी की शादी. ऐसे सारे एग्जांपल्स फ्यूचर वैल्यू के होते हैं.
फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स याद रखो। जो आपको टोटल पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो ए से डिनोट होता है। आप जो हर साल या हर महीने या हर 6 महीने पे या हर क्वार्टरली जो आप पैसा डालते हो या हर महीने जो आप पैसा डालते हो, इसे हम सी बुलाते हैं, इसको एनुअल पेमेंट्स बोलते हैं। पूरे साल के रेट को आर, तुम्हारे प्लान के रेट को आई, जितने साल के लिए पैसा रखा उसको टी, उसमें टोटल जितनी बार इंटरेस्ट मिला उसको एन। सर वापस, टोटल पैसे को ए, जितना आपने हर बार इन्वेस्टमेंट किया उसको सी, पूरे साल के रेट को आर, प्लान के रेट को आई, जितने साल के लिए पैसा रखा उसको टी, टोटल जितनी बार इंटरेस्ट मिला उसमें उसको एन। क्लियर? यस सर। नाउ देयर आर 4 formulas. पहला फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी मतलब FVA। FVA का फॉर्मूला बच्चा लोग होता है C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1। C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1। C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1। सेकेंड होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इमीडिएट या एनविटी ड्यू, जिसको हम FVA डैश बोलते हैं। FVA डैश का आप ऐसे भी याद रख सकते हो फॉर्मूला C1 + I/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1, या बेस्ट फॉर्मूला फॉर रिमेंबरिंग दिस इज FVA का आंसर को 1 + I से मल्टीप्लाई करने का। जो FVA का आंसर आएगा उसको 1 + I से मल्टीप्लाई कर FVA डैश हो जाएगा। वापस सर, FVA का फॉर्मूला C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1। FVA डैश का फॉर्मूला FVA इंटू 1 + I। नेक्स्ट है सर PVA। PVA मतलब फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी। उसका फॉर्मूला होता है C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज टू -n। C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज टू -n। और PVA डैश का पूछा तो PVA इंटू 1 + I। PVA के आंसर को अगर 1 + I से मल्टीप्लाई कर दिया PV डैश हो जाता है। क्लियर है फॉर्मूलाज? हाँ सर। नेक्स्ट, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं समझा या क्वेश्चन में किधर भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है पेमेंट बिगिनिंग में हुआ है कि एंड में, तो वैसे क्वेश्चन को मानने का कि पेमेंट एंड में हुआ है मतलब वो क्वेश्चन ऑर्डिनरी एनविटी के, ऑर्डिनरी एनविटी या एनविटी रेगुलर के। क्लियर? यस सर। 2 इंपॉर्टेंट टाइप है, सिंकिंग फंड और बैंक लोन। सिंकिंग फंड मतलब जो हम फ्यूचर पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप डिपॉजिट एक ही बार करोगे तो उस वक्त आपको रिलेशन यूज करना है। अगर आप डिपॉजिट बार बार करोगे तो उस वक्त आपको FVA यूज करना है। या वापस याद रखना, सिंकिंग फंड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार ही करूं तो उस टाइम पे यू शुड यूज रिलेशन, दैट इज A = P ब्रैकेट 1 + I रेज टू n। अगर मैं डिपॉजिट बार बार करूं तो उस टाइम पे यूज FVA, जिसका फॉर्मूला है C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1। ऐसे ही बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपने पूरा रिपेमेंट एक ही बार लमसम में कर दिया, एक ही बार में पैसा दे दिया, तो यू शुड यूज रिलेशन, दैट इज A = P ब्रैकेट 1 + I रेज टू n। आपको P ढूंढना है। अगर आपने रिपेमेंट बार बार किया मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हो तो उस टाइम पे यूज PVA। PVA का फॉर्मूला सर C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज टू -n। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। एप्लीकेशन में टोटल 6 कॉन्सेप्ट है। पहले को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको कोई एसेट फ्यूचर में खरीदना है और वो 2 कंपनीज से अवेलेबल है और आपको पता करना है कि कौन सा कंपनी मेरे लिए फेवरेबल है, तो उस कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालने का? इनफ्लो, और इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से कंपेयर करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से कंपेयर करने का। अगर नेट सेविंग्स पॉजिटिव आया, नेट सेविंग्स क्या है? पॉजिटिव, तो वो कंपनी फेवर में है। अगर नेट सेविंग नेगेटिव आया तो वो कंपनी से नहीं खरीदने का। समझा? सर इनफ्लो के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बच्चा? यही फॉर्मूला, PVA = C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज टू -n। यही फॉर्मूला यूज करने का। क्लियर एवरीवन? तो ये पॉइंट याद रखो, इफ द PV ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन PV ऑफ कैश आउटफ्लो देन द डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्रेजेंट वैल्यू जो इनफ्लो का है वो आउटफ्लो से ज़्यादा है तो मशीन खरीदो, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से कम है तो मशीन मत खरीदो। सेकंड इज लीजिंग। लीजिंग के अंदर 2 पार्टीज होता है, जो अपना असेट यूज़ करने देता है उसको लेसर बोलते हैं और जो उसको यूज़ करता है उसको लेसी बोलते हैं। लेसर और लेसी, इसमें बेसिकली हमको एक असेट का परचेस प्राइस दिया रहता है और उसका रेंटल पेमेंट दिया रहता है। आपको रेंटल पेमेंट का PVA निकालना है। क्या निकालना है? रेंटल पेमेंट का PVA, जिसका अगर आपने PVA निकाला, ये आपके परचेस प्राइस से कम आया, अगर ये परचेस प्राइस से क्या आया? कम आया ये वाला वैल्यू, तो आपको बोलना है लीजिंग प्रेफरेबल है। अगर परचेस प्राइस से ज़्यादा आया PVA तो आपको परचेस कर देना है, मतलब आप कैश में खरीद लो। समझा गया? वापस सर, 2 पार्टीज होती है, लेसर लेसी। लेसर वो है जो अपना सेट यूज़ करने देता है, लेसी वो है जो उसको यूज़ करता है।
और बदले में पैसा देता है। आपको क्वेश्चन में परचेस प्राइस दिया रहेगा और आपको रेंटल पेमेंट्स दिया रहेगा। रेंटल पेमेंट का क्या निकालोगे? पीवीए। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I⁻n। अगर जो रेंटल पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो परचेस प्राइस से कम है तो लीजिंग पे जा, अगर वो परचेस प्राइस से ज़्यादा है तो परचेस कर ले। समझ गया क्या मतलब? लीजिंग इज नॉट प्रेफरेबल। थर्ड इज परपेचुटी। परपेचुटी भी एक तरीके का एन्युटी ही होता है, बट इसमें आपको लाइफ मेंशन नहीं किया रहता है। अगर आप एंडलेस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो उस केस को बोलते हैं परपेचुटी। परपेचुटी का फॉर्मूला होता है PVA = C/I। PVA = C/I। बच्चा मेरा क्वेश्चन सही से पढ़ना। अगर तुझे बोलेगा हर बार कितना डिपॉजिट करना चाहिए टू गेट दिस मच अमाउंट एट द एंड ऑफ द लाइफ, तो उस केस में आपको ये ढूंढने बोला है, ये दिया है। अगर क्वेश्चन ने बोला मैं हर साल इतना डालता हूँ, मुझे बताओ परपेचुटी कितना होगा, तो आपको ढूंढना PVA है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करने टाइम पे ध्यान क्या रखना, ये और ये दोनों सेम टर्म में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने मंथली दिया है और ये ईयरली दिया है तो मेरा भाई इसको भी तू ईयरली बना या फिर इसको तो मंथली बना, दोनों में से एक काम कर, दोनों का पैटर्न शुड बी सेम। अगर मेरा C मंथली है तो ट्राई टू मेक I ऑल्सो मंथली, या तो C को ईयरली बनाओ और I को ईयरली रखो तो भी चलेगा, तो दोनों का पैटर्न शुड बी सेम। एक होता है ग्रोइंग परपेचुटी। व्हाट इज ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब? अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका पैसा हर साल 5% से फॉरएवर ग्रो होएगा तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी का सिर्फ फॉर्मूला में चेंजेस क्या है, यहाँ पे हो जाता है C/I-G। C/I-G। खाली परपेचुटी बोला तो C/I। ग्रोइंग परपेचुटी बोला तो C/I-G। नेक्स्ट, बॉन्ड एक तरीके का डेट सिक्योरिटी है, मतलब एक तरीके का कर्जा है जिसके रीपेमेंट पे हमें दो चीज़ मिलता है। एक है प्रिंसिपल जो हमारा पैसा है उसका मैच्योरिटी वैल्यू, और एक हमें मिलता है इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू। सो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला होता है PV ऑफ इंटरेस्ट प्लस PV ऑफ मैच्योरिटी। PV ऑफ इंटरेस्ट प्लस PV ऑफ मैच्योरिटी। क्या क्या चीज़ याद रखोगे, ध्यान से समझना। जब आप इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो आपको PVAI यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? PVAI। और जब आप मैच्योरिटी का यूज़ करते हो तो आपको रिलेशन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है आपको? रिलेशन। क्या यूज़ करना है आपको? रिलेशन। ठीक है। और क्या याद रखोगे, जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो देखो आप खरीद रहे किस पे हो। अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है, आपने 10% प्रीमियम पे खरीदा तो व्हाट इज परचेस प्राइस? 1100। अगर 1000 रुपये का बॉन्ड पार पे खरीदा तो व्हाट इज परचेस प्राइस? 1000। मैच्योरिटी के टाइम पे भी देखो क्या हो रहा है। मैच्योरिटी के टाइम पे अगर बोला एट अ प्रीमियम तो 1000 का चीज़ अगर 10% प्रीमियम पे मैच्योर है तो मैच्योर पे 1100 मिलेगा। अगर 1000 का चीज़ पार पे ही है तो मैच्योरिटी टाइम पे 1000 ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ का इफेक्ट देने का क्लियर है। जो इंटरेस्ट का रेट दिया रहता है उससे आपको इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम PVA में यूज़ करते हैं। किधर यूज़ करते हैं? PVA। जैसे बोला है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। बट आपका रिक्वायर्ड रेट सपोज 12% है। कितना है आपका रेट? 12%। तो जब आप PVA निकालोगे इंटरेस्ट का तो डिवाइड बाय 0.12 करना, क्योंकि आपका रेट क्या है? 12। बट जब आप इंटरेस्ट पर ईयर निकालोगे तो इंटू 0.1 करना, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है। बात समझा? हाँ सर। तो वापस बच्चा लोग बोलो क्या करोगे? सर बॉन्ड के लिए आपने बोला एक डेट सिक्योरिटी होता है जिसमें दो चीज़ क्या मिलती है? PV ऑफ इंटरेस्ट, PV ऑफ मैच्योरिटी। PV ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे सर आपने बोला PVA यूज़ करो। इंटरेस्ट का मैच्योरिटी के टाइम पे रिलेशन यूज़ करो A = P ब्रैकेट 1 + I⁻n। सर आपने ये भी बोला कि ये देखो क्वेश्चन पढ़ के कि बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हो रहा है कि पार पे है तो उसका परचेस प्राइस सेम रहेगा, प्रीमियम पे तो बढ़ जाएगा। मैच्योरिटी के टाइम पे भी सर आपने बोला देखो पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे, पार पे है तो उतना ही रहेगा, मैच्योरिटी के टाइम पे रहेगा तो बढ़ जाएगा। जो इंटरेस्ट का रेट होता है उससे सर आपने बोला इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। जो आपका रिक्वायर्ड रेट होता है उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चा लोग? PVA में यूज़ करेंगे। हाँ सर, अच्छे से समझ गया, क्योंकि मुझे भरोसा है इस पे से क्वेश्चन एक आएगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। दो तरीके के रेट होते हैं, एक को बोलते हैं NRR, एक को बोलते हैं RRR। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, इन्फ्लेशन को इग्नोर किया तो उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया तो उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। इफ इन्फ्लेशन इज इग्नोर्ड देन नॉमिनल रेट, इफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड देन रियल रेट। व्हाट इज नॉमिनल रेट का फॉर्मूला? आज का वैल्यू माइनस पहले का वैल्यू अपॉन पहले का वैल्यू इनटू 100। ऐसे याद रखो, आज का वैल्यू माइनस पहले का वैल्यू अपॉन पहले का वैल्यू इनटू 100। व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न? 1 + NRR
अपॉन 1 प्लस आई आर माइनस 1। सर आई आर मतलब इन्फ्लेशन का रेट, 1 में नॉमिनल रेट ऐड करो, डिवाइड बाय 1 में इन्फ्लेशन का रेट ऐड करो, -1 करो और इंटू 100 करो। क्लियर हो गया? यस सर। जब कंपनी का हम मल्टीपल ईयर्स का ग्रोथ देखते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसे मॉडल को बोला जाता है CAGR मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? CAGR मॉडल। CAGR मॉडल का फॉर्मूला याद रखो बच्चे लोग, वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगनिंग, द होल रेज टू 1 अपॉन एंड ईयर माइनस बिगनिंग ईयर। ये पूरा सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100, वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगनिंग, द होल रेज टू 1 अपॉन एंड ईयर माइनस बिगनिंग ईयर, उसका जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100। ठीक है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 2017 को एंड मानो, 2013 को, जैसे इस ये एग्जाम्पल है इसको बिगनिंग। अगर क्वेश्चन बोल रहा है 2016 को 2014 से कंपेयर करने, तो 2016 को एंड मानने का, 2014 को बिगनिंग मानने का, ऊपर करने का 1 अपॉन 2016 माइनस 2014। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, याद रखना। सर यहाँ पे डर्टी पावर आता है, हाँ सर यहाँ पे डर्टी पावर आता है, हमेशा डर्टी पावर रहेगा। तो डर्टी पावर का स्टेप्स क्या है बच्चे लोग? सर डर्टी पावर का स्टेप बहुत सिंपल है। आपने बोला रूट का बटन 12 बार दबाने का, रूट का बटन कितना टाइम? 12 टाइम्स। फिर करने का -1 इक्वल टू, अगर पावर सपोज 1/3 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, फिर करने का +1 इक्वल टू, और फिर इनटू इक्वल टू का बटन सीक्वेंस में 12 बार दबाने का। इस तरीके से आपको कोई भी, जैसे आपको 27 रेज टू 1/3 निकालना है तो 27 टाइप करके रूट का बटन 12 बार दबाओ, फिर -1 इक्वल टू करो, फिर इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, इन सिंपल भाषा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू करो, जो भी आंसर आएगा +1 इक्वल टू करो, और इंटू इक्वल टू का बटन 12 बार सीक्वेंस में प्रेस करो, तो आपको इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। सो दिस वाज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पॉइंट सेक्शन। अब हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीक्वेंस में 4 कीवर्ड्स है। सीक्वेंस में कलेक्शन ऑफ नंबर होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, नंबर्स जो है वो सक्सेशन में ऑब्टेन होना चाहिए, और कुछ रूल फॉलो करना चाहिए। प्रोग्रेशन वो होता है, पहले तो प्रोग्रेशन होने के लिए सीक्वेंस होना चाहिए एंड उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। तो 3 तरीके का पैटर्न नंबर में हो सकता है, या तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है, या तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है, या तो उसका रेशियो कांस्टेंट हो सकता है, या तो वो रेसिप्रोकल ऑफ AP हो सकता है। जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है वो AP होता है, जिसका रेशियो कांस्टेंट होता है वो GP होता है, और जो रेसिप्रोकल होता है वो HP होता है। नेक्स्ट AP। क्या होता है AP सर? जब डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है तो ऐसे चीज़ों को AP बोला जाता है। नेक्स्ट, कोई भी AP में जो फर्स्ट टर्म है वो A से डिनोट होता है, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट होता है, और लास्ट टर्म TN से डिनोट होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला इज TN माइनस TN माइनस 1, TN माइनस TN माइनस 1। एक AP का सीक्वेंस दिखता है कैसे? A प्लस D, A प्लस 2D डॉट 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 A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN का आपको फॉर्मूला याद रखना है। TN का फॉर्मूला इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज TN का फॉर्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो T5 बोला है तो A प्लस 4D, T9 बोला है तो A प्लस 8D। नेक्स्ट, एक AP के साथ क्या क्या कर सकते हैं? AP में तुम एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में AP रहता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में D बदलता नहीं है, कॉमन डिफरेंस अभी भी सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन में नया कॉमन डिफरेंस हो जाता है K इंटू D। डिवीजन में नया कॉमन डिफरेंस हो जाता है D अपॉन K। एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉमन डिफरेंस स्टिल रिमेन सेम। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉमन डिफरेंस गेट चेंजेस। मल्टीप्लिकेशन में नया कॉमन डिफरेंस इज K इंटू D, डिवीजन में नया कॉमन डिफरेंस इज D बाई K। नेक्स्ट, SN का 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इज N अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला इज N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला इज N अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला इज N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर फर्स्ट N इवन नेचुरल नंबर का आपको पता है, पहला N इवन मतलब स्टार्टिंग नंबर अगर 2 से है और आपको ये पता है कि स्टार्टिंग 2 वाला नंबर्स है और आगे सारे इवन नेचुरल नंबर्स है, तो उसका सम ढूंढने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला इज N इंटू N प्लस 1। वैसे ही पहला ऑड नेचुरल नंबर, उसका डायरेक्ट आपको सम ढूंढना है तो SN का फॉर्मूला इज N स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं अगर फर्स्ट N इवन या फर्स्ट N ऑड आपको पता है तो आप बस व्हाट इज SN का फॉर्मूला? N अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक फॉर्मूला सर N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर फर्स्ट N इवन नेचुरल नंबर है तो SN का फॉर्मूला N इंटू N प्लस 1। फर्स्ट N ऑड नेचुरल नंबर है तो SN का फॉर्मूला N स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर आपको SN पता है
और आपको टी एन ढूंढना है, तो टी एन का फॉर्मूला इज एस एन माइनस वन. व्हाट इज टी एन का फॉर्मूला? एस एन माइनस वन. जैसे टी फोर ढूंढना है तो टी फोर का फॉर्मूला बनेगा एस फोर माइनस एस थ्री. कोई भी एपी का 3 टर्म्स होता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी. 4 टर्म्स होता है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी. 5 टर्म्स होता है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी. वापस, व्हाट इज 3 टर्म्स इन एपी? ए माइनस डी, ए प्लस डी. व्हाट इज 4 टर्म्स इन एपी? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी. व्हाट इज 5 टर्म्स इन एपी? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी. नेक्स्ट इज शॉर्ट ट्रिक्स. कुछ ट्रिक्स आपको याद मैंने करवाया था. अगर m टाइम्स टी एम n टाइम्स टी एन के इक्वल है तो टी एम प्लस एन हमेशा जीरो होता है. अगर टीपी का वैल्यू 1/q है, टीक्यू का वैल्यू 1/p है, तो टी पी क्यू 1 होता है, एस पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 होता है. अगर सपोज pth टर्म का आंसर q है, qth टर्म का आंसर p है और तुम्हें कोई rth टर्म पूछा है तो पहले दो को ऐड करो, जो थर्ड पूछा है उसको माइनस करो. t3 का वैल्यू 2 है, t2 का वैल्यू 3 है, t5 पूछा है तो पहले दो के आंसर को ऐड कर दो और जो तीसरा टर्म पूछा है उसको माइनस कर दो. अगर एस पी का वैल्यू क्यू है, एस क्यू का वैल्यू पी है, तो एस पी प्लस क्यू इज माइनस ऑफ पी प्लस क्यू. अगर ए बी सी 3 टर्म्स कभी भी एपी में है तो रिजल्ट याद रखना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. वापस, अगर m टाइम्स टी एम n टाइम्स टी एन के इक्वल है तो टी एम प्लस एन जीरो. अगर टीपी का वैल्यू 1/q, टीक्यू का वैल्यू 1/p, तो टी पी क्यू हमेशा 1, एस पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1. अगर pth टर्म का आंसर q है, qth टर्म का आंसर p है, तो rth टर्म ढूंढने के लिए पहले दो को ऐड, जो थर्ड टर्म पूछा उसको माइनस. अगर एस पी का वैल्यू q है, एस क्यू का वैल्यू p है, तो एस पी प्लस क्यू इज माइनस ऑफ p प्लस क्यू. और अगर 3 टर्म्स कभी भी एपी में दिया है ए बी सी, तो रिजल्ट याद रखना, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. नेक्स्ट जीपी. कोई भी सीक्वेंस जीपी का कब होता है? जब उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है. जब उसका कॉमन रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट. जब रेशियो बिटवीन एवरी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म कांस्टेंट होता है तो वैसे चीजों को जीपी बोला जाता है. कॉमन रेशियो ढूंढने का जनरल फॉर्मूला है टी एन प्लस वन डिवाइड बाई टी एन. टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी एन. एक जीपी का जनरल सीक्वेंस दिखता है कैसे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन. ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन. टी एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? टी एन का फॉर्मूला इज ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन. नेक्स्ट, कोई भी जीपी के साथ क्या कर सकते हैं सर? जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. जीपी में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? हाँ सर. डिवीजन कर सकते हैं क्या? हाँ सर. मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जीपी स्टिल रिमेन्स जीपी एंड कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता. अगर आपने एक जीपी के सीक्वेंस के पावर को के से रेस किया तो भी वो जीपी रहता है. नया कॉमन रेशियो बिकम्स आर रेस टू के. क्या हो जाता है नया कॉमन डिफरेंस? कॉमन रेशियो आर रेस टू के. अगर एक जीपी का सीक्वेंस है, तुमने अगर इसके रेगुलर इंटरवल पे टर्म उठाया तो भी वो क्या रहता है? जीपी. वापस, सर एक जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं. मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर. डिवीजन? हाँ सर. मल्टीप्लिकेशन में कॉमन रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं. डिवीजन में कॉमन रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं. अगर एक जीपी के सीक्वेंस के पावर को के से रेस किया तो नया कॉमन रेशियो आर रेस टू के, इट स्टिल रिमेन्स जीपी. अगर एक जीपी के रेगुलर इंटरवल पे टर्म उठाया तो भी वो क्या रहता है? जीपी. कॉमन रेशियो डज नॉट गेट चेंज. अगर 3 टर्म्स कभी भी जीपी में, याद रखना, अगर 3 टर्म्स जीपी में एबीसी, तो रिजल्ट होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. व्हाट इज रिजल्ट? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर एक जीपी का सीक्वेंस है, उसको तुमने लॉग लगाया, क्या लगाया उसको? लॉग, तो वो बन जाता है एपी. अगर एक जीपी का सीक्वेंस है, उसको लॉग लगाओ तो वो बन जाता है एपी. नेक्स्ट, एस एन का फॉर्मूला जीपी में जो होता है वो डिपेंड आर पे करता है. किस पे डिपेंड करता है? आर पे. अगर आर का वैल्यू 1 के बराबर है तो उसको बोलने, उसका फॉर्मूला इज एन ए. क्या है उसका फॉर्मूला? एन ए. अगर आर 1 से बड़ा है तो एस एन का फॉर्मूला इज ए इंटू 1 आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. वापस, अगर 1 से बड़ा है तो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. और अगर 1 से छोटा है तो ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. 1 के बराबर तो एन ए. 1 से बड़ा तो a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. 1 से छोटा तो a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. तो फॉर्मूला प्रॉपर डिसाइड करेगा. सर अगर किसी टर्म में रेशियो दिया ही नहीं है तो भाई, मेरा अगर रेशियो नहीं दिया है तो अजम्पशन यार 1 से बड़ा रख या आर 1 से छोटा. मेरा मानेगा तो 1 से बड़ा अजम्पशन रखना, 1 से बड़ा अजम्पशन. नेक्स्ट इज 3 टर्म्स इन जीपी. 3 टर्म इन जीपी होता है a बाय आर, ए
ए बाय आर ए आर. चार टर्म्स होता है ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब. व्हाट आर फोर टर्म्स? ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब. फाइव टर्म्स क्या होता है सर? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर. वापस, व्हाट इज थ्री टर्म्स इन जीपी? ए बाय आर, ए आर. What is four terms in GP? A by r cube, A by r, A r cube. What is five terms in GP? A by r square, A by r, A r square. दो शॉर्टकट्स है, अच्छे से याद रखना. अगर एक सीक्वेंस दिख रहा है A प्लस ए फॉर्म में, A प्लस ए फॉर्म, तो SN का फॉर्मूला इज A by 81 10 raised to n plus 1 minus 10 minus 9. वापस, अगर A प्लस ए फॉर्म है क्वेश्चन का, तो SN का फॉर्मूला A by 81 10 raised to n plus 1 माइनस 10 माइनस 9n. अगर पॉइंट ए प्लस पॉइंट ए टाइप का क्वेश्चन है तो उसका शॉर्टकट इज ए बाई 81 9n माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू एन. अगर ए फॉर्म है तो ए प्लस ए फॉर्म है तो ए बाई 81 10 रेज टू एन प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n. अगर पॉइंट ए प्लस पॉइंट ए फॉर्म है तो एस एन का फॉर्मूला ए बाई 81 9n माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू एन. नेक्स्ट इज एस इन्फिनिटी. कोई भी सीक्वेंस एस इन्फिनिटी का होने के लिए पहले तो जीपी का होना चाहिए. अगर एक जीपी का सीक्वेंस है और उसका मॉड ऑफ आर अगर 1 से छोटा है, अगर उसका पॉजिटिव वैल्यू, मॉड आर का मतलब होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो ही एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है. ये बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना. अगर सपोज आर का वैल्यू 2 आया, मॉड आर क्या होगा? 2. क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं सर, तो ये एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर आर का वैल्यू -2 आया, मॉड आर क्या होगा सर? मॉड मतलब पॉजिटिव, तो 2 आएगा. क्या 2 1 से छोटा है? नहीं सर, तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. आर का वैल्यू 1 आया, मॉड आर क्या होगा? 1. क्या 1 1 से छोटा होता है? नहीं सर, तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. एस इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट होगा? जब मॉड आर 1 से छोटा होगा. अगर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर. व्हाट इज फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर. अगर स्क्वायर्स की सीक्वेंस है तो फॉर्मूला इज ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. और एक ऐसा इन्फिनिटी का सीक्वेंस है जिसके अंदर एपी जीपी दोनों है, तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर. अगर एपी जीपी दोनों एक इन्फिनिटी के सीक्वेंस में, तो फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर. नेक्स्ट इज एम जी एम एच एम. ये तो सबने पढ़ा है. दो नंबर्स का ए एम होता है ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2. दो नंबर्स का जी एम होता है रूट ऑफ ए बी. दो नंबर्स का एच एम होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी. दो नंबर्स का ए एम ए प्लस बी बाई 2. दो नंबर्स का जी एम रूट ऑफ ए बी. दो नंबर्स का एच एम 2ab अपॉन ए प्लस बी. अगर रिलेशन पूछा ए जी एच के बीच में, तो रिलेशन होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन. जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच. सेकेंड, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है जियोमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक हमेशा हार्मोनिक से. तो ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच. अगर डिस्टिंक्ट वर्ड बोला तो इक्वल टू मत डालना, अगर अनइक्वल बोला तो इक्वल टू मत डालना, कुछ नहीं बोला तो इक्वल टू भी आएगा. क्लियर एवरीवन? उल्टा भी याद रखो, एच लेस देन जी लेस देन ए. हार्मोनिक छोटा, अरिथमेटिक सबसे बड़ा. क्लियर? अब दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था. अगर आपने एन ए एम्स इंसर्ट किया, अगर आपने दो नंबर्स के बीच में एन ए एम्स को इंसर्ट किया, तो उसका सम ढूंढने का शॉर्टकट फॉर्मूला इज एन इंटू ए प्लस बी बाई 2, एन इंटू ए प्लस बी बाई 2, एन इंटू ए प्लस बी बाई 2. और अगर सपोज आपने ए और बी के बीच में 5 एम्स डाला, तो जो लास्ट टर्म होता है उसका टर्म नंबर याद रखने का 2 ज़्यादा. कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा. और जो एम्स का टर्म नंबर है वो 1 ज़्यादा. वो कितना ज़्यादा होता है? 1 ज़्यादा. सिमिलरली अगर आपने एन जी एम्स इंसर्ट किया और उसका आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो जितना जी एम इंसर्ट किया सबको मल्टीप्लाई करो और रेस टू 1 बाय, सपोज 4 जी एम डालो तो रेस टू 1 बाय 4, 5 जी एम डालो तो रेस टू 1 बाय 4, 7 जी एम डालो तो रेस टू 1 बाय 7. सबको मल्टीप्लाई, रेस टू 1 अपॉन, अगर 4 जी एम तो अपॉन 4, 6 जी एम तो अपॉन 7, 10 जी एम तो रेस 1 अपॉन 10. ऐसे करने का. क्लियर है भाई? हाँ सर. अब सीरीज में बस 3 फॉर्मूला याद रखो. अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू एन. तो इसका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. अगर स्क्वायर्स का सीक्वेंस है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस 1
2n+1/6, n इंटू n+1 2n+1/6। और क्यूब्स का अगर है 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसा है तो फॉर्मूला इज n इंटू n+1/2 द होल स्क्वायर, n इंटू n+1/2 द होल स्क्वायर। वापस अगर फर्स्ट है नेचुरल नंबर तो n इंटू n+1/2, स्क्वायर का सीक्वेंस तो n+1 2n+1/6, क्यूब्स का है तो n+1/2 द होल स्क्वायर। और अगर 1 1 1 n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका टोटल इज n, उसका टोटल इज n। इस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज पूरा रिवाइज करवा दिया। अब आ जाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। इसमें 25 पॉइंट्स मैंने कवर अप किया है, वो आप याद रखना। सॉरी, पहला पॉइंट, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट इज n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n, n-1, n-2, n-3, ऐसे कहाँ तक 1 तक। मतलब 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। NPR को आप लिख सकते हो n, n-1, n-2, n-3, ऐसे n-r-1 तक, मतलब एक एक कम करते आने का। बट आप फॉर्मूला याद रखो, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r द होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-r द होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-r द होल फैक्टोरियल। और याद रखना परम्यूटेशन तभी यूज होता है जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट का बात होता है। किसका बात होता है, अरेंजमेंट का। नेक्स्ट, NP0 हमेशा 1 होता है, अगर बेस में 0 है तो आंसर इज ऑलवेज 1। NP1 हमेशा n होता है, NP1 हमेशा क्या होता है, n, NP1 हमेशा क्या होता है, n। नेक्स्ट, अगर आपको कभी n ढूंढने बोला परम्यूटेशंस में तो n ढूंढने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है NPR अपॉन n-1 PR-1। व्हाट इज n का शॉर्टकट फॉर्मूला, NPR अपॉन n-1 PR-1। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर कभी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया और बीड्स के क्वेश्चन आए, किसके क्वेश्चन आए, बीड्स के, मतलब गार्लैंड बीड्स ऐसा, तो उसका आंसर इज ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। जैसे अगर आपको 7p4 बोला तो 7p4 को आप, इसका आंसर 7p4 कैसे आएगा, वो क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 6p4 प्लस 4 इंटू 6p3। तो अगर आप 6p4 प्लस 4 इंटू 6p3 करोगे तो उसका आंसर 7p4 के बराबर रहेगा। तो NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करने बोला तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज n फैक्टोरियल वेज। जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, इसको अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल वेज में। अगर यही n चीज को सर्कुलर वे में अरेंज करना है, सर्कुलर वे में, तो आंसर इज n-1 फैक्टोरियल। क्या होता है उसका आंसर, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अपने को अरेंज करना है और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने अगर नहीं कंसिडर किया, उसको हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो आपको क्या करना है, आपके n में से 1 माइनस करके PR करना है। आपको अरेंज उतने को ही करना है बट ऑब्जेक्ट में से कम कर देना। अगर हमें उसके हमेशा इंक्लूड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करेंगे तो आपको क्या करना है, n-1 PR-1, n-1 PR-1। वापस, अगर मैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं और एक ऑब्जेक्ट में कभी नहीं लेता तो आपको क्या करना है, n-1 PR, सिर्फ ऊपर से कम करना है। अगर हमेशा लेता हूं तो ऊपर से भी कम, नीचे से भी कम। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमें 2 ऑब्जेक्ट्स कभी साथ में ऑकर करना नहीं चाहिए, अगर n डिफरेंट थिंग में से 2 चीज कभी साथ में ऑकर नहीं करना चाहिए, उसका आंसर चाहिए, तो शॉर्टकट इज n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल वेज, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट कभी साथ में नहीं आने चाहिए, तो आप क्या करो, 5-2 इंटू 5-1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो वो कॉम्बिनेशन का सम होता है। सिलेक्शन का सम है तो किसका होता है, कॉम्बिनेशन का। NCR का फॉर्मूला याद रखो, NCR का फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n-r द होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n-r द होल फैक्टोरियल। अगर आपको 5p3 निकालना है तो कैसे करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, बस कैलकुलेटर पे इतना करने का। अगर 5c3 निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 को भी 1 तक लिखेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। NC0 और NCN हमेशा सेम होता है, दोनों का आंसर 1 होता है। NCR इज सेम एज NCN-R, NCR इज सेम एज NCR-R। मतलब क्या सर, अगर तुम्हें 15C13 निकालना है तो 15C13 की जगह पे आप 15C2 निकालो, फिर भी आंसर सेम आएगा। व्हाट इज 15 माइनस 13? 2। तो 15C13 एंड 15C2 इज 1 एंड द सेम। नेक्स्ट, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। मतलब क्या, 14C5
प्लस 14C4, इसका आंसर विल बी इक्वल टू 15C5। किसके इक्वल होगा? 15C5 के। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अगर आपको NPR NCR पता है और आपको उनके बीच का रिलेशन चाहिए तो रिलेशन इज R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR, NPR अपॉन NCR, R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR, R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR। नेक्स्ट, अगर सपोज NCX NCY के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, या तो x y के इक्वल होगा, या तो x प्लस वाई एन के इक्वल होगा, या तो x y के इक्वल होगा, या तो x प्लस वाई एन के इक्वल होगा। अगर हमें NC0 से लेके NCN के टर्म्स को ऐड करके उसका टोटल ढूंढना है तो आंसर इज 2 टू n। जैसे 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, गधों की तरह इसको सॉल्व नहीं करने का, 0 से लेके 4 तक है ना, तो आंसर इज 2 का पावर 4। अगर सपोज NC0 उसमें नहीं है, सिर्फ इतने ही टर्म्स है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो 2n-1 होगा, 2n-1, एक कम कर देने का। अगर एक सीक्वेंस है जिसके इवन टर्म्स का जो वैल्यू है वो ऑड टर्म्स के बराबर है, तो उसका आंसर इज ऑलवेज 2n-1। जैसे फॉर एग्जांपल 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ठीक है। अगर मैं इसमें इवन टर्म्स देखूँ तो 0 2 4, 4C0 इज 1, 4C2 इज 6, 4C4 इज 1, तो इसका टोटल कितना होता है बच्चे लोग? 8 होता है। 4C1 इज 4, 4C3 इज 4, तो ये भी 8 होता है। तो इवन और ऑड का आंसर सेम आया ना? कैसे आया? 2 जितना टर्म्स है -1। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट इज, अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाने का है या तो आपको हैंडशेक्स करना है तो उसका वे इज NC2। क्या है उसका वे? NC2। क्या है उसका तरीका? NC2। अगर आपको ट्राइंगल्स बनाना है और कोलिनियर वगैरह कुछ नहीं बोला तो ट्राइंगल का NC3। अगर आपको डायगनल्स बनाना पूछा है कितने डायगनल्स है, तो डायगनल्स का दो फॉर्मूला हो सकता है, या तो आप कर लो NC2 माइनस n, या तो n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 3/2, NC2 माइनस n, या तो n इंटू n माइनस 3/2, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सो स्ट्रेट लाइन से हैंडशेक्स NC2, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ट्राइंगल्स NC3, नंबर ऑफ डायगनल्स NC2 माइनस n, या तो n इंटू n माइनस 3/2। बट अगर जो n पॉइंट्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन्स बनाने का फॉर्मूला NC2 माइनस KC2 प्लस 1, NC2 माइनस KC2 प्लस 1, और ट्राइंगल बोला तो NC3 माइनस KC3 माइनस KC3। क्लियर? अगर आपको नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछा है तो पैरेललोग्राम का MC2 इंटू NC2, N मतलब कितने साइड्स का वो डायग्राम है, M मतलब उसमें कितने डायगोनल्स है। एंड अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इक्वली बांटा है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इक्वली बांटा है, तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास 5 एप्पल्स है, 4 ऑरेंज है, 3 बनाना है। अगर मुझे इसको अरेंज करना है ऑन अ शेल्फ तो क्या करेंगे हम? इन तीनों को पहले ऐड कर दो तो 12 हो जाएगा। 12 ऑब्जेक्ट 12 फैक्टोरियल इसमें अरेंज होगा। इसमें 5 बनाना लाइक है तो 5 फैक्टोरियल, 4 ये 4 फैक्टोरियल, और ये कितना 3 फैक्टोरियल। समझा? तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। आई होप आपको ये 27 पॉइंट्स क्लियर है। इतना पॉइंट तो एटलीस्ट पढ़ लेना। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते तो आप अटेम्प्ट तो एटलीस्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट अभी सेट्स रिलेशन फंक्शंस। सबसे पहले देखो सेट्स क्या होता है। सेट्स इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स जो होता है वो कैपिटल लेटर्स में डिनोट होता है और उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल लेटर्स में डिनोट होता है। अगर कोई चीज़ सेट का मेंबर है तो उसको बिलोंग्स टू का सिंबल डालने का, अगर वो मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का डालने का। नेक्स्ट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक होता है लिस्टिंग मेथड या टैबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, सेपरेट बाय कॉमास करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, जिसमें हम हमारे एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टी या रूल डिनोट कर देते हैं जो सबके लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट इज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आना चाहिए, दैट इज, इसमें एक पेज रह गया है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे जो पहला टाइप का सेट आपको आना चाहिए उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसे टाइप का सेट है जिसमें ओनली 1 एलिमेंट रहता है। ओनली कितना एलिमेंट रहता है? 1। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको बोलेगा सिंगलटन सेट। सेकेंड था एम्प्टी सेट, या उसका दूसरा नाम होता है नल सेट या वॉइड सेट।
ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट है, उससे बोलने का एम्प्टी सेट। इसका नोटेशन होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, या तो 5, या तो कितना 5। तो ये 2 सेट्स पहले आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा सेट था इक्वल सेट। कौन सा सेट? इक्वल सेट। 2 सेट इक्वल तभी होता है अगर उसका अंदर का एवरी एलिमेंट इज सेम। अगर हर एक का एलिमेंट क्या है? सेम। जैसे एक ए का सेट है, यहाँ पे AEIOU, और एक बी का सेट है सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स का अगर सेट बोला तो इसके अंदर भी क्या आएगा सर? AEIOU ही आएगा। तो दोनों सेट्स का अंदर का एलिमेंट सेम है ना, तो सेम है तो क्या बुलाने का? इक्वल। तो इतना समझा। तो सिंगलटन सेट मतलब सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एम्प्टी नल वॉइड मतलब सेट हैविंग नो एलिमेंट, इक्वल सेट्स मतलब दोनों के जो अंदर के एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? सेम। फिर इक्विवेलेंट सेट में दोनों के जो कार्डिनल नंबर होना चाहिए वो सेम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नाउ इंपॉर्टेंट इज सबसेट। व्हाट इज सबसेट का मतलब? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, अगर सारे सेट ए के एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर है तो वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का सिंबल होता है सी और नीचे इक्वल टू का साइन। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। जो बड़ा सेट होता है उसको क्या बोलने का? सुपर सेट। छोटा सेट सबसेट, बड़ा सेट सुपर सेट। उसके बाद प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सेकेंड वाले सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है। अगर हमको बोलना है x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो एवरी एलिमेंट ऑफ x का रिलेशन y के साथ होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट y में ऐसा होना चाहिए जिसका x के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हर x का रिलेशन y के साथ है बट y में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका x के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वी से इट एज प्रॉपर सबसेट। फिर आना चाहिए आपको डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब 2 सेट्स में अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। फिर होता है पावर सेट। पावर सेट का सिंपल मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, कितने पॉसिबल सबसेट्स है? तो पावर सेट का नोटेशन P ऑफ A होता है और नंबर ऑफ पावर सेट्स होता है 2n। कितना होता है? 2n। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट होगा 2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 2n इन पावर सेट। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा तो आंसर हमेशा एक कम आता है, बिकॉज कोई वो खुद का सेट नहीं ले सकता है। तो प्रॉपर सबसेट बोला तो 2n-1, सबसेट बोला तो 2n। हर सेट खुद का सबसेट होता है, याद रखना। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n-1। और ऑल इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होता है, बट जरूरी नहीं कि हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा। क्लियर सर? एक बार वापस बताओ फटाफट। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट सिंगलटन, एक भी एलिमेंट नहीं तो नल वॉइड एम्प्टी। अगर अंदर का एलिमेंट्स दोनों का सेम तो इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों का सेट तो इक्विवेलेंट सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, B इज कॉल्ड सुपर सेट। अगर A का सब एलिमेंट B में है बट B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो A में नहीं है तो प्रॉपर सबसेट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स को पावर सेट बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रॉपर सबसेट इज 2n-1। अगर 2 सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या बुलाने का? डिसजॉइंट सेट्स। हर सेट खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट भी खुद का सबसेट होता है। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना? 2n। प्रॉपर सबसेट 2n-1। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। यूनियन मतलब सब लेने का, A भी लेने का, B भी लेने का, दोनों का कॉमन पार्ट भी लेने का। तो यूनियन का कीवर्ड इज ऑल या फिर एटलीस्ट वन। ऑल या फिर एटलीस्ट वन। सेकेंड होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट्स में क्या कॉमन है, तो बोथ वर्ड आएगा तो इंटरसेक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक को छोड़ के बाकी सब, एक के सेट को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यूनियन का सिंबल U, इंटरसेक्शन का सिंबल N जैसा। कॉम्प्लीमेंट या तो A डैश या तो A डैश या फिर A⁻C। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब 2 सेट्स में अगर मैंने बोला A-B तो A-B का मतलब A डिफरेंस B। अगर B डिफरेंस A बोला तो B-A। A डिफरेंस B को भी ऑल्सो रीड एज A बट नॉट B। सिंबॉलिक फॉर्म होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B डिफरेंस है बोला तो इसका मतलब B बट नॉट है। सिंबॉलिक फॉर्म होता है B इंटरसेक्शन A डैश। जो चाहिए उसको डैश नहीं, जो नहीं चाहिए उसको डैश। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में A डेल्टा B। सिमेट्रिक में दोनों पढ़ते हैं, A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। तो जब A डिफरेंस B डिफरेंस A दोनों स्टडी होता है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिर्फ एक ही पार्ट स्टडी होता है तो उसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स।
नेक्स्ट इज कुछ फॉर्मूलाज आना चाहिए. पहला फॉर्मूला इज एन ऑफ ए यूनियन बी. एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. उसके बाद अगर अपना सेट डिसजॉइंट होगा तो फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. अगर आपको बोला ए बट नॉट बी, तो ए बट नॉट बी का फॉर्मूला को कैसे यूज करने का, जो चाहिए उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बी बट नॉट ए बोला तो क्या चाहिए, बी चाहिए उसमें से इंटरसेक्शन माइनस. ए डेल्टा बी बोला, डेल्टा मतलब दोनों केस, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर ए यूनियन बी यूनियन सी बोला तो इसका मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. मतलब सिंपल लैंग्वेज में सिंगल सेट को ऐड करने का, मल्टीपल सेट्स को सब्ट्रैक्ट करने का, इन तीनों के सेट के कॉमन को ऐड, सॉरी 2 टाइम्स नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीपल सेट. तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए, आप याद ऐसे रखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी. आप ऐसे याद रखोगे तो ये बेटर वे है. क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट इज अगर डिसजॉइंट होगा तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. वापस व्हाट इज ए यूनियन बी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज ए डिफरेंस बी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज बी डिफरेंस ए का फॉर्मूला, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. फिर आपको मैं वेन और लास्ट है डी मॉर्गन्स लॉ. अगर दोनों जगह पे डैश है तो यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, अगर दोनों जगह पे डैश है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन. और इन दोनों के आंसर को यूनिवर्सल सेट से माइनस करने का. कहाँ से माइनस करने का, यूनिवर्सल सेट. अगर आपको 3 में से एग्जैक्टली 2 सेट में कितना एलिमेंट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, सबके कॉमन पार्ट को ऐड करना है और इंटरसेक्शन को 3 बार माइनस करना है. ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अगर आपको एग्जैक्टली एक सेट में कितना एलिमेंट्स है जानना है तो सबके सिंगल सेट को 1 बार ऐड, सबके कॉमन पार्ट को 2 बार सब्ट्रैक्ट और सब तीनों का कॉमन को 3 बार ऐड. सबके सिंगल पार्ट को 1 बार ऐड, सबके कॉमन पार्ट को 2 बार सब्ट्रैक्ट और तीनों का कॉमन को 3 बार ऐड. क्लियर हो गया? यस सर. कुछ वेन डायग्राम भी आप देख लो, वेन डायग्राम में कभी कभी आपको यूज़ हो जाएगा. अगर सिर्फ 2 ही सेट है, 2 सेट प्रॉब्लम है तो इसका वेन डायग्राम ऐसे होता है. ये फर्स्ट सेट, एक मिनट, ये फर्स्ट सेट, ये हो गया आपका सेकेंड सेट, बराबर है. ये वाला पार्ट को बी से ए, ये वाला पार्ट को बी से बी और ये दोनों का कॉमन पार्ट है तो इसको बी से ए इंटरसेक्शन बी. ये समझा? अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ समझो. ये जो सेट होता है ये वाला, इससे भी रीड एज ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी. इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको पढ़ेंगे बी बट नॉट ए. क्लियर है? हाँ सर. ये तो आपको बताइए, इसको पढ़ेंगे ए एंड बी. ये भी समझा? हाँ सर. और ये जो बाहर वाला पार्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होता है, बाहर वाला पार्ट है नाइदर ए नॉर बी. मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ये ए इंटरसेक्शन बी. तो ये सब आपको याद रखना है 2 सेट केस में. सो दिस इज 2 सेट का वेन डायग्राम. क्लियर हो गया? यस सर. अब ऐसे 3 सेट का भी आ सकता है. 3 सेट का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट में. तो 3 सेट का अगर आएगा तो पहले तो वेन डायग्राम बना लेने का, 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट. अगर 3 सेट का आएगा तो 3 सेट में आपको मैं नंबर वाले टेक्निक से बताता हूँ. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये बाहर का 8. तो इसमें 8 चीज़ होता है. पहला जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है, ये तीनों सेट का कॉमन है, तीनों सेट का कॉमन. तो फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे कॉमन ऑफ 3 सेट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जो सेकेंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी. जो ये थर्ड वाला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे, देखो ये इन दोनों का है ना, तो इसे बोलेंगे बी एंड सी बट नॉट ए. जो ये फोर्थ वाला पार्ट है, देखो वो इन दोनों का है, तो इसे बोलेंगे ए एंड सी बट नॉट बी. इतना समझा? हाँ सर. फिफ्थ क्या है? फिफ्थ इज ओनली है, सिर्फ ये चाहिए तो ओनली है, तो ओनली ए होता है फिफ्थ वाला पार्ट, मतलब इसमें बी और सी नहीं चाहिए. तो इसका सिंबल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. सिक्स्थ वाला पार्ट जो है वो ओनली बी है,
तो इसका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। 7 जो है वो ओनली सी है, तो ओनली सी का क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। और 8 जो है वो नीदर है, वो नाइदर ए है बी है और सी है, तो इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। समझा? तो ये 3 सेट का वेन डायग्राम है जो आपको याद रखना है। आई होप सबको वेन डायग्राम क्लियर हो गया। हाँ सर, तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू विद वेन डायग्राम ऑल्सो। नाउ और रिलेशन पे 2 फाइनाइट सेट है, तो रिलेशन कब होता है? जब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ ए का रिश्ता बी के साथ, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ ए का रिश्ता अगर बी के साथ है तो वी से ए इज रिलेटेड टू बी। रिलेशन में जो पहला सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। एंटायर फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन, एंटायर सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, एंटायर सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। और जो ऑर्डर्ड पेयर का रिश्ता होता है उसे रेंज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेंज। एंटायर फर्स्ट सेट डोमेन, एंटायर सेकेंड सेट कोडोमेन, जिसका ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ रिलेशन उसको क्या बुलाने का? रेंज बुलाने का। ये भी समझा? नाउ फंक्शन। फंक्शन कब होता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का रिश्ता बी के साथ है। अगर हर ए का एलिमेंट का रिश्ता बी के साथ है तो इसे बोलने का फंक्शन। फंक्शन में और एक चीज़ याद रखना, ए का इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ए का इमेज रिपीट नहीं होता है तो आप उसको फंक्शन बुला सकते हैं। ए का इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट सेट है, जो डोमेन है, वो रिपीट अगर ऑर्डर्ड पेयर में होगा तो फंक्शन नहीं होगा, नहीं रिपीट होगा तो वो क्या होगा? फंक्शन होगा। ये समझ गया? हाँ सर। अब अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला टाइप का जो फंक्शन है उसे बोलते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए का डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी के साथ रिश्ता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, तो डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी। 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव। सेकेंड इज ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू और सर्जेक्टिव में याद क्या रखने का? बी के एलिमेंट्स का एटलीस्ट एक इमेज रिश्ता होना चाहिए ए के साथ। बी हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट जिसका किसके साथ रिश्ता होना चाहिए? बी का। तो आप ऑन टू या सर्जेक्टिव ऐसे याद रख सकते हो कि जो बी का सेट है इसमें देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। अगर बी के सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो वी कैन कॉल इट एज ऑन टू या सर्जेक्टिव, ऑन टू या सर्जेक्टिव। तीसरा होता है बाइजेक्शन। अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों है तो उसे बुलाने का बाइजेक्शन। 1-1 ऑन टू दोनों तो क्या बुलाओगे? बाइजेक्शन। 1-1 ऑन टू दोनों तो क्या बुलाने का? बाइजेक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या? किसी फंक्शन में x डाला, सॉल्व करके वापस x आया, मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो बुलाने का आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? सॉल्व करके आंसर एक नंबर ही आया तो कांस्टेंट फंक्शन। दो फंक्शन का अगर इक्वल वैल्यू सेम है तो उसे बुलाएंगे इक्वल फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या? बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका एक के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो याद रखने का ट्रिक क्या है? बी हैज 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट। अगर बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसे हम बुलाएंगे इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। अगर बी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो इसे हम बुलाएंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव। डिफरेंट इमेज ऑफ ए का डिफरेंट इमेज ऑफ बी के साथ रिश्ता है तो इसे बुलाएंगे 1-1 और ऑन टू। ये समझा? एक और याद रखना, एक और फंक्शन होता है मैनी टू। कौन सा? 1। मैनी टू 1 का सिंपल मतलब होता है बहुत सारे ए का एलिमेंट का बी के साथ सेम इमेज है। मैनी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ सेम इमेज कहाँ पे? बी में। ये समझा? हाँ सर। और एक पॉइंट याद रखना, 1 to many कोई फंक्शन नहीं होता है। 1 to many इज़ नॉट अ फंक्शन। 1 to many इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आई होप टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। कोई भी फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए अगर वो क्वेश्चन x में है और अभी आपको क्वेश्चन ने पूछा है f ऑफ 2 तो इसमें x के पे कितना पुट कर देने का? 2। f ऑफ 3 तो इसमें x के पे कितना पुट कर देने का? 3। f ऑफ -2 तो इसमें x के पे कितना पुट कर देने का? -2। नेक्स्ट इज डोमेन रेंज कैसे ढूंढने का। कोई भी फंक्शन का डोमेन रेंज ढूंढने के लिए पहले फंक्शन को लिखने का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डोमेन क्या होता है? सारे x के वैल्यू जो रिलेशन बना के देगा एक्सेप्ट वो वैल्यू जहाँ पे आपका x मीनिंगलेस है। तो जहाँ पे भी आपका फंक्शन मीनिंगफुल है, एग्जिस्ट करता है, वो सब डोमेन के वैल्यूज होंगे। जहाँ पे वो मीनिंगलेस होगा वो वैल्यूज को आपको एक्सक्लूड करना है। सिमिलरली रेंज मतलब क्या? रेंज के लिए आपको पहले क्या करना है? x को इक्वेशन को x को टर्म्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें सारे वैल्यूज ऑफ y के लेने का जहाँ पे आपका फंक्शन मीनिंगफुल है, सिर्फ वो नहीं लेने का जहाँ पे वो मीनिंगलेस होता है।
क्लियर हो गया? हाँ सर, मतलब डोमेन मतलब एक्स, रेंज मतलब वाई, आप इतना ही बोलना चाहते हो? हाँ सर। नेक्स्ट, कंपोजिट। अगर y का फंक्शन का u के साथ रिलेशन है, u का फंक्शन का x के साथ, तो y टू x कौन सा टाइप का रिलेशन है बच्चा लोग? कंपोजिट फंक्शन। तो f ऑफ x g ऑफ x अगर दो फंक्शन है तो कंपोजिट हो सकता है f ऑन g, g ऑन f, f ऑन f, f g ऑन g। कौन कौन सा हो सकता है? f ऑन g। तो f ऑन g का फंक्शन में अपन f के फंक्शन के पास जाएंगे, जिधर x से उधर g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे। g ऑन f में g के फंक्शन के पास जाएंगे, जिधर x से उधर f ऑन x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f ऑन g में f के फंक्शन के पास जाने का, जिधर x है g ऑन x डालने का। g ऑन f में g के फंक्शन के पास डालने का, जिधर x है उधर f ऑन x डालने का। क्लियर? हाँ सर। तो चार पार्ट होता है। f ऑन g में f बाहर g अंदर, g ऑन f में g बाहर f अंदर, f ऑन f में f ही बाहर f ही अंदर, g ऑन g में g बाहर g अंदर। तो f ऑन g मतलब f बाहर g अंदर, g ऑन f मतलब g बाहर f अंदर, f ऑन f में f का ही फंक्शन में f डालने का, g ऑन f में g का ही फंक्शन में g डालने का। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालने का? इनवर्स निकालने का पहला स्टेप है लेट फंक्शन को लिखने का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप, आपको x के टर्म्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। थर्ड स्टेप, आप क्या करो, y के टर्म को रिप्लेस कर दो x से, आपको मिल जाएगा f इनवर्स x। तो कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेकेंड स्टेप एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, थर्ड स्टेप रिप्लेस y बाई x, हमें मिल जाएगा f इनवर्स x। कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकल सकता है अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर वो फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव। इन सिंपल सेंस वो 1 1 और ऑन टू दोनों आना चाहिए। अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। निकालने का स्टेप, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, रिप्लेस y बाई x, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। 4 तरीके का रिलेशन होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आना चाहिए एक्स एक्स फॉर्म के, मतलब ए फॉर्म के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे अगर सब एग्जिस्ट करता है तो उसे बोलने का रिफ्लेक्सिव। जैसे देखो एक एग्जांपल है, इसमें मैंने ये लिखा है, मैंने एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3। 1 2 3 का सेम इमेज क्या होगा सर? 1 1 2 2 3 3 होगा। क्या सब आया है? हाँ सर, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड वाले में देखो 1 1 2 2, इसमें सब नहीं आया, 3 3 मिस हो गया है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए प्रोडक्ट सेट के सारे ए फॉर्म के रिलेशन में होने चाहिए। अगर सब है तो बुलाने का रिफ्लेक्सिव। सेकंड होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर ए कॉमा बी मेरे रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए का रिश्ता बी के साथ है तो बी का रिश्ता अगर ए के साथ होगा तो इसे बुलाने का सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव बोलता है अगर ए का रिश्ता बी के साथ है, बी का रिश्ता ए के साथ है, सॉरी ए का रिश्ता बी के साथ है, बी का रिश्ता सी के साथ है, तो ए का रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। अगर ए टू बी है, बी टू सी है, तो ए टू सी एग्जिस्ट करेगा तो बुलाने का ट्रांजिटिव। क्या बुलाने का? ट्रांजिटिव। और कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होता है तो उसे बुलाने का इक्विवेलेंस। क्या बुलाने का? उसको इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होगा तो वैसे टाइप के फंक्शन को बुलाने का सिमेट्रिक। क्या बुलाने का? उसको क्या बुलाने का? इक्विवेलेंस। मैं कुछ सिंपल चीज़ बता देता हूँ, ये आप याद रखना। अगर आपको बोलेगा इस लेस देन, चेक करो ये क्या है, तो इस लेस देन को याद रखना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजिटिव होता है। अगर बोला इस परपेंडिकुलर टू, इस परपेंडिकुलर टू, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है। और जब तीनों नहीं है तो इक्विवेलेंस का बात ही नहीं आएगा। इस पैरेलल टू बोला तो पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव भी होता है, पैरेलल टू सिमेट्रिक भी होता है, पैरेलल टू ट्रांजिटिव भी होता है, मतलब वो इक्विवेलेंस भी होता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हो। क्या है, समझा? यस सर, प्रॉपर्ली क्लियर हो गया, समझा अच्छे से? तो ये था पूरा रिलेशन का पॉइंट्स जो आपको आई होप समझ में आ रहेगा। सेट्स रिलेशन फंक्शन। अब सेट्स रिलेशन फंक्शन में एक और चीज़ ऐड हुआ है, लिमिट्स। ये लिमिट्स मैंने एक स्टूडेंट का नोट्स लिया है, आपको आई होप ये दिख रहा रहेगा, तो यहाँ से आप देख लेना। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का पहला कॉन्सेप्ट लिमिट्स क्या होता है। लिमिट्स पहले तो लिखते हैं कैसे, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको पढ़ने का, लिमिट एक्स टेंस टू ए। इसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू ए से बहुत क्लोज है बट एक्स का वैल्यू इक्वल टू ए नहीं है। इसका मतलब क्या, एक्स इज वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। जैसे मैं बोलूँ लिमिट एक्स टेंस टू 5, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 4.999 हो सकता है या 5.001 हो सकता है, बट वो 5 नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी क्लोज टू 5 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर आपको बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, मतलब वो एक्स ए से बहुत क्लोज है बट वो ए से छोटा है।
एक्स ए से बहुत क्लोज है बट वो ए से छोटा है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, जिसका मतलब भी वो ए के बहुत पास है बट वो एक्स ग्रेटर देन है। एक्स इज क्लोज टू ए बट एक्स इज ग्रेटर देन ए। लेफ्ट मतलब लेस देन, ग्रेट और राइट मतलब ग्रेटर देन। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला एक लिमिट एक्सटेंस टू ए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकते। आपको लिमिटिंग वैल्यू, अगर मैंने बोला डालने के लिए, अप्लाई द कौन सा वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, तो आपके क्वेश्चन में जहां पे भी एक्स होगा वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देने का, ए सब्स्टिट्यूट कर देने का। अगर लिमिट एक्सटेंस टू ए है, आपको आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए अपने क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने का, तो जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों एग्जिस्ट होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो क्या ये 5 पॉइंट समझा? हाँ सर, वापस बताओ। लिमिट एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स इज वेरी क्लोज टू ए बट इट इज नॉट इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड में वैल्यू ए से क्लोज है बट उससे लेस है, राइट हैंड में वैल्यू उससे क्लोज है बट वो उससे बड़ा है। लिमिट एक्सटेंस टू ए का मतलब होता है एक्स के पे ए डालो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्या है पहला पेज समझा? यस सर। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का सम है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का सम है, तो सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू को ओरली इसमें सब्सटीट्यूट करने का। ओरली सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर डिनोमिनेटर का पार्ट नॉट इक्वल टू क्या आया, जीरो, अगर डिनोमिनेटर का पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो आपको सीधा अप्लाई कर देना है लिमिट टू द एंटायर क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। अगर डिनोमिनेटर में आपने ओरली नंबर डाला लिमिट वाला, अगर वो जीरो नहीं देता है तो डायरेक्टली आपको लिमिट डाल के सम को सॉल्व कर देना है। बट आपने जीरो डाला और डिनोमिनेटर अगर आपने नंबर डाला और जीरो आया तो डू नॉट अप्लाई द लिमिट्स अप्लाई करने का नहीं। इंस्टेड आपको देखना है वो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है, रैशनलाइजेशन का है कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो फैक्टराइजेशन का होगा तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक का सम होगा। तो रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन होगा तो स्क्वायर रूट वाले सारे कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अप्लाई करके होगा। क्या ये पार्ट समझा? हाँ सर। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसका डायरेक्ट आंसर इज एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। क्या होता है? एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। अगर सपोज ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट इज एन अपॉन एम द होल रेस टू एन अपॉन एम इंटू ए रेस टू एन माइनस एम। क्या होता है? एन अपॉन एम होल रेस टू ए रेस टू एन माइनस एम। अगर ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है तो डायरेक्ट यू कैन राइट एन अपॉन एम इंटू ए रेस टू एन माइनस एम। जैसे एक्स रेस टू फोर माइनस ए रेस टू फोर अपॉन एक्स रेस टू फाइव माइनस ए रेस टू फाइव। तो सीधा आंसर क्या आएगा? इधर का पावर क्या है? फोर, नीचे का पावर क्या है? फाइव इंटू ए रेस टू फोर माइनस फाइव कितना? माइनस वन। समझा? यस। तो ये था पहला टाइप, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। अगर ऊपर भी पावर नीचे भी पावर तो ऊपर का पावर अपॉन नीचे का पावर इंटू ए रेस टू एन माइनस एम। सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला इज लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसका आंसर होता है लॉग ए टू द बेस ई। क्या होता है? लॉग ए टू द बेस ई, लॉग ए टू द बेस ई। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होगा तो लॉग ए टू द बेस ई आंसर आएगा। अगर लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो इसका आंसर लॉग ई आएगा, और लॉग ई क्या होता है? वन होता है। लॉग ई क्या होता है? वन होता है। तीन फॉर्मूला समझा? वापस, लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए का आंसर इज एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। ऊपर भी पावर नीचे भी पावर तो ऊपर का पावर अपॉन नीचे का पावर इंटू ए रेस टू एन माइनस एम। ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का लिमिट का आंसर इज लॉग ए, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर इज लॉग ई का वैल्यू होता है वन। यहाँ तक समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, सबसे पहले ई वाला या ए वाला सम आएगा तो सबसे पहले लिमिट शुड टेंड टुवर्ड्स कहाँ पे? जीरो। लिमिट जीरो को टेंड करना चाहिए। सेकेंड चीज, ए रेस टू एक्स या ई रेस टू एक्स से वन सब्ट्रैक्ट हुआ रहना चाहिए। और थर्ड चीज, डिनोमिनेटर में भी ए या ई प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी उसका पावर है वो प्रेजेंट। मतलब जैसे ए रेस टू एक्स है तो डिनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए, ए रेस टू टू एक्स है तो डिनोमिनेटर में टू एक्स होना चाहिए। अगर होगा
तो ही आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो कितने कंडीशन है ए रेस टू एक्स के लिए? 3। लिमिट शुड टेंड टुवर्ड्स 0। सेकंड, 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ए रेस टू एक्स या ई रेस टू एक्स में से। तीसरा, डिनोमिनेटर का जो पावर होगा डिनोमिनेटर में वही टर्म होना चाहिए जो न्यूमरेटर में ए या ई के पावर में। तीसरा टाइप है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू होता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना? 1। अगेन इसका कंडीशन क्या है? लिमिट शुड टेंड टू 0, कांस्टेंट टर्म जो होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए, और 1 के बाद में जो भी ऐड हुआ है वो सेम टर्म नीचे भी रहना चाहिए। कितने कंडीशन देखने का? 3। पहला, लिमिट किसको टेंड करना चाहिए? 0 को। सेकंड, कांस्टेंट टर्म जो अंदर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, और जो भी 1 के बाद ऐड हुआ है वो नीचे। जैसे इधर x है तो नीचे x है, इधर 2x होगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 2x, इधर 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 3x। ये भी समझा? हाँ सर। फोर्थ टाइप है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स। 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स। इसका आंसर आता है ई। क्या आता है इसका आंसर? ई। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स, आंसर क्या आता है? ई। इसका भी कंडीशन क्या है? लिमिट टेंड टुवर्ड 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म 1 होना चाहिए, और 1 के बाद में जो भी ऐड हुआ है वो पावर में रेसिप्रोकल के फॉर्म में रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए? रेसिप्रोकल। जैसे x है तो 1 बाई एक्स, अगर 2x होगा तो 1 अपॉन 2x, 3x होगा तो 1 अपॉन 3x, ऐसा आपको चेक करना है। समझा? तो टोटल कितने फॉर्मूलाज है? 4। पहला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस एज एन इंटू ए रेस टू एन माइनस 1। ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, तो ऊपर अपॉन नीचे इंटू ए रेस टू एन माइनस एम। फिर नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या आता है? लॉग ए। फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या आता है? लॉग ई। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का आंसर क्या आता है? 1। फिर नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स का आंसर क्या आता है? ई। नेक्स्ट, अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन एक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आता है? 0। 1 अपॉन एक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आता है? 0। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। 1 अपॉन 0 क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये इन्फिनिटी होता है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 0, एंड इसका कोई और भी पावर आ जाए फिर भी वो क्या होगा? 0 ही होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू एनी पावर, जब वो टेंड इन्फिनिटी को कर रहा है तो 0 ही होगा, एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स भी क्या होता है? 0 होता है। क्या ये समझा अच्छे से? हाँ सर। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू एक्स होगा तो ई होता है। ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू एक्स होगा तो उसका आंसर ई होता है। क्या होता है उसका आंसर? ई। ई ई क्या होता है उसका आंसर? ई। ये समझा? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू एक्स का आंसर इज ई। अब कुछ शॉर्टकट्स है, अगर ये चैप्टर आप स्किप भी कर रहे हो स्टिल ये पॉइंट्स पढ़ के आना, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। पहला शॉर्टकट है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस के एक्स रेस टू 1 बाई एक्स के फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसका आंसर इज ई रेस टू के। इसका आंसर इज ई रेस टू के। जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 4x रेस टू 1 बाय x, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसका आंसर सीधा आएगा e रेस टू 4। क्या आएगा इसका आंसर? e रेस टू 4। वैसे ही क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस k इंटू 1 बाई एक्स, तो उसका भी आंसर आएगा e रेस टू k। क्या आएगा उसका आंसर? e रेस टू k। तो लिमिट 1 प्लस के एक्स रेस टू 1 बाई एक्स का आंसर होता है e रेस टू k। वैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस k इंटू 1 बाई एक्स का आंसर होता है e रेस टू k। थर्ड, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो अगर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है? सेम है, तो आपका सीधा आंसर आने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x देखने का ऊपर में, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x देखने का डिनोमिनेटर में। बराबर है? तो ये चेक करने का सीधा आ जाएगा। सेकंड चीज, अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर सीधा 0 आ जाएगा, और न्यूमरेटर का आंसर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप में जब टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम है तो x का जो पावर होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोएफिशिएंट को लिखने का, वैसे डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट पावर होगा उसके कोएफिशिएंट को लिखने का, दोनों को डिवाइड करने का आंसर आ जाएगा। बट न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर सीधा 0 आएगा, और न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। अगर क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो पहले तो इसमें देखने का ये 0 बाई 0 आ रहा है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगर इसका आंसर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है तो सीधा आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर एक फंक्शन में आपने लिमिट का वैल्यू डाला, वो 0 अपॉन 0 आया,
या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया तो आंसर निकालने के लिए सीधा क्या करने का, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन। अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो सबसे पहले आपको इसको एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखना है और किसका वैल्यू ढूंढ के लेके आना है, एक्स का वैल्यू। एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखो और एक्स का वैल्यू ढूंढ के लेके आओ। सपोज एक्स का वैल्यू ए है तो अब ये ए का तीन मतलब हो सकता है, ये ए बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, या फिर ये जीरो भी हो सकता है। तो आपको हमेशा क्या देखना रहता है, मॉड्यूलस में तीन वैल्यूज आ सकता है, उसके इक्वल भी आ सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है और उससे क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये आपको मॉड्यूलस में याद रखना है। समझा? तो ये सारे थे लिमिट्स के पॉइंट। अब कंटिन्यूटी समझो। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है अपने इंटरवल में वो चेक करने के लिए दो टाइप का सवाल आ सकता है। एक फंक्शन में बोलेगा नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, या तो बोलेगा ग्रेटर, लेस या इक्वल टू। अगर फंक्शन में नॉट इक्वल टू और इक्वल टू है तो सीधा आपको चेक करना है जो इसके फंक्शन का वैल्यू है वही अगर एफ ऑफ ए का भी आंसर आया तो ये कंटिन्यूस होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आया तो वो उसका कंटिन्यूस होगा। अगर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और इक्वल टू सब दिया है तो लेफ्ट हैंड का आंसर, राइट हैंड का आंसर और फंक्शन का आंसर तीनों क्या होना चाहिए, मैच। अगर तीनों मैच होता है तो ही कंटिन्यूटी होगा। समझ गया? हाँ सर। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का कंटिन्यूटी आप याद रखो। जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हर रियल वैल्यू, हर जगह पे कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये भी कंटिन्यूस होता है सारे रियल वैल्यूज पे, भी कंटिन्यूस होता है सारे रियल वैल्यूज पे। रैशनल, रैशनल मतलब जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है ये भी हर जगह पे कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट वो वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर जहां पे आपका वैल्यू जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट डिनोमिनेटर कहीं पे अगर जीरो आता है तो वहां वो पॉइंट आप ले नहीं सकते। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेस टू एक्स या ए रेस टू एक्स हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। लॉग का ही फंक्शन हर पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है और मॉड्यूलस सारे रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव सीधा पूछ सकता है, याद रखना कांस्टेंट फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी सारे रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है, रैशनल फंक्शन भी सारे रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो वो नहीं चलेगा। को एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है, लॉग फंक्शन सारे रियल पॉजिटिव वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है और मॉड्यूलस फंक्शन सारे रियल वैल्यूज पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्या ये समझा? तो इस तरह से मैंने आपको सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी सब कुछ रिवाइज करवा दिया है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। अब मुझे पता है ये बहुत लोग ऑप्शन में छोड़ेंगे, स्टिल मैथ स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये चैप्टर करके जाना। एसपी स्टूडेंट्स अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, स्टिल आप फॉर्मूलाज पढ़ के जाओ, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। सो हम फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। तो एक्स रेस टू एन का एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, कॉन्स्टेंट का जीरो, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। फिर u इंटू वी रूल आना चाहिए। u इंटू वी रूल होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। वैसे u अपॉन v है तो उल्टा, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर फंक्शन में x और y का टर्म साथ में है तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ढूंढने का सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेरिवेटिव x का करो, y को कांस्टेंट मानो न्यूमरेटर में, और नीचे डेरिवेटिव y का करो और x को कांस्टेंट मारो डिनोमिनेटर में। तो अगर फंक्शन x, y इक्वल टू जीरो है तो डेरिवेटिव करने का तरीका है माइनस ऑफ, ऊपर x को डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट मानो, नीचे y को डिफरेंशिएट करो, x को कांस्टेंट मानो। अगर x और y दोनों फंक्शन का रिलेशन t के साथ है तो x, y और t इसे हम बुलाएंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स ढूंढने का फॉर्मूला होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्या होता है फॉर्मूला? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। नेक्स्ट कुछ शॉर्टकट्स है।
अगर x रेस टू m इंटू वाई रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन, इन दोनों का पावर एडिशन ये होता है, अगर इन दोनों का पावर एडिशन ये हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन एक्स होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर x रेस टू m इंटू वाई रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन है तो इन दोनों का पावर एडिशन अगर इसका टोटल है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो। सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट ऑर्डर y अपॉन एक्स, सेकेंड ऑर्डर जीरो। अगर एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वाई रेस टू एन एक फंक्शन है और यहाँ पे k लिखा है तो इसका भी डेरिवेटिव का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है y अपॉन एक्स। तो दो नंबर्स के पावर का एडिशन अगर इक्वल है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन एक्स, सेकेंड ऑर्डर जीरो। सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन y अपॉन एक्स, सेकेंड ऑर्डर जीरो। अगर फंक्शन एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वाई रेस टू एन कोई कांस्टेंट के इक्वल है तो भी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, y अपॉन एक्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है डेरिवेटिव इटसेल्फ, डी वाई बाई डी एक्स, इसे ग्रेडियंट भी बुलाते हैं। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर बोला तो टैंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेगा, टैंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, टैंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला वो जीरो से बड़ा आया तो बुलाने का इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर वो जीरो से छोटा आया तो बुलाने का डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला वो जीरो से बड़ा आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, जीरो से छोटा आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन। मिनिमा मैक्सिमा के लिए फंक्शन को पहले एफ ऑफ एक्स अज्यूम करो, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखो तो आपको दो आंसर्स आएगा। ये दोनों आंसर को एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डालो। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर अगर जीरो से बड़ा आया तो उसे बुलाने का मिनिमा, और अगर वो जीरो से छोटा आया तो उसे बुलाने का मैक्सिमा। जीरो से बड़ा आया तो मिनिमा, जीरो से छोटा आया तो मैक्सिमा। तो स्टेप्स क्या है, पहले फंक्शन अज्यूम करो, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर फर्स्ट ऑर्डर को जीरो को इक्वल रखो। अगर उसके दो आंसर्स आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, दोनों आंसर एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डालो। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आया तो उसे बुलाते हैं मिनिमा, जीरो से छोटा आया तो उसे बुलाने का मैक्सिमा। बराबर, ये चीज़ याद रखना सब लोग। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको फंक्शन में ही वैल्यू डालना है। मिनिमम मैक्सिमा के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स में, पॉइंट मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो वैल्यू को अपने क्वेश्चन में डाल देने का। क्लियर हो गया? यस सर। अब एक पार्ट नया मॉडल में ऐड हुआ है जिसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कॉस्ट बेस्ड वाला। ये भी बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट सी से डिनोट होता है। कॉस्ट दो टाइप का होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। जो चीज़ यूनिट्स पे डिपेंड करता है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जिसका यूनिट से लेना देना नहीं है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे अगर मैं क्लास चला रहा हूँ, उस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा उसको स्टूडेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक स्टूडेंट आने दो, दो आने दो, 10 आने दो, 1000 आने दो, लाइट बिल तो उतना ही आएगा जितना आएगा। बराबर। बट मुझे नोट्स बांटना है तो नोट्स तो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा ना। अगर 5 स्टूडेंट आएगा तो नोट्स कितना प्रिंट करवाना पड़ेगा, 5। 6 आया तो 6। तो हर खर्चे में दो पार्ट होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। बराबर। तो इन सी अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे आता है फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट आता है? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये टोटल इक्वेशन है, इसमें ये एफ ऑफ एक्स होता है और ये कांस्टेंट टर्म होता है। बराबर है। अगर मैं कांस्टेंट 0 बता दूँ तो जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा वही मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगा। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट है। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। एवरेज कॉस्ट इज सी अपॉन एक्स। एवरेज कॉस्ट इज सी अपॉन एक्स। मार्जिनल के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव करने का, एवरेज कॉस्ट का क्या करने का? डेरिवेटिव। एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। मार्जिनल कॉस्ट के लिए जो एवरेज कॉस्ट का इक्वेशन आएगा उसका डेरिवेटिव करने का। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ और कितना आपने मैन्युफैक्चर्ड किया, ये दोनों का मतलब डिमांड ही होता है। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू डिमांड। प्राइस इनटू डिमांड। व्हाट इज रेवेन्यू का फॉर्मूला? प्राइस इनटू डिमांड। डिमांड दो तरीके से हो सकता है, कभी क्वेश्चन में दिखा रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड, कभी लिखा रहेगा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, दोनों का मतलब सेम है। तो रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड। एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या करने का? ये टोटल रेवेन्यू को डिमांड से डिवाइड कर देने का, मतलब ये प्राइस के इक्वल ही आएगा। मार्जिनल के लिए इसका डेरिवेटिव करने का रेवेन्यू के इक्वेशन का। तो डी आर बाई डी पी भी हो सकता है, डी आर बाई डी डी भी हो सकता है। डी आर बाई डी पी भी चलेगा, डी आर बाई डी डी भी चलेगा। तो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? प्राइस इनटू डिमांड। एवरेज रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई डी।
मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करने का, मार्जिनल रेवेन्यू डीआर बाई डीपी भी हो सकता है, डीआर बाई डीडी भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होता है, जहाँ पर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होता है उससे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वी से इट एज ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अगर एक फंक्शन, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से बड़ा तो इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से छोटा तो डिक्रीजिंग। क्लियर इतना? हाँ सर। अबाउट इंटीग्रेशन में, अगेन इंटीग्रेशन में से फॉर्मूला आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स रहेगा तो ई रेस टू एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वन का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स अपॉन ए प्लस सी, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए, वन अपॉन रूट एक्स का टू रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स का टू रूट एक्स। नेक्स्ट, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वन बाई टू ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर एक्स माइनस ए नीचे एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस एक्स। वन अपॉन रूट है तो लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर, वैसे ही वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो भी लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर। तो नीचे अगर रूट है तो लॉग मॉड एक्स में उसको ऐड कर देने का, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा। नेक्स्ट, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स बोला तो इसका आंसर सीधा आता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो आंसर आता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आप 14-15 छोड़ सकते हो, ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में, 14-13 तक खाली याद रखो। तो ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है तो ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है तो लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये दो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी का फॉर्मूला होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स। इसके लिए हम एक कोड वर्ड याद रखते हैं एल, जैसे लॉग एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एल में लॉग पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में, मतलब इसको यू मानना है और इसको क्या मानना है वी। तो यू वी डिसाइड करने के लिए एल कीवर्ड है। नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखो या ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, आंसर सेम रहता है। मतलब अगर आपके लिमिट्स सेम है तो x को अगर आपने t में बदल भी दिया तो भी आंसर सेम रहेगा। बट अगर आपने लिमिट को चेंज किया, a टू b है आपने इसको किया b टू a, तो आंसर विल चेंज बाय साइन, आंसर विल चेंज बाय साइन। अगर a टू b के बीच में एक टर्म है c तो इसको आप लिख सकते हो a टू c प्लस c टू b। क्या लिख सकते हो, a टू c प्लस c टू b। नेक्स्ट, अगर एक फंक्शन है जिसका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो अगर आपका फंक्शन इवन होगा, कौन सा होगा, इवन। इवन कैसे डिसाइड होगा, आप अपने फंक्शन में एक्स के पे माइनस एक्स डालो, अगर दोनों सेम आया तो बुलाने का इवन फंक्शन। बट अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है तो क्या बुलाने का ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो इवन फंक्शन, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का आंसर इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑड फंक्शन है तो सीधा 0, ऑड है तो 0, इवन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए है, डिनोमिनेटर का एक टर्म न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट आंसर इज a/2। क्या होता है डायरेक्ट आंसर, a/2। और अगर इंटीग्रेशन का लिमिट a टू b है और डिनोमिनेटर का एक टर्म फिर से न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट आंसर इज b माइनस a/2। क्या होता है, b माइनस a/2, b माइनस a/2, b माइनस a/2। तो से 0 टू a लिमिट है तो a/2, a टू b लिमिट है तो b माइनस a/2। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी सारे की पॉइंट्स रिवाइज करवा दिए। एसपी स्टूडेंट ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, ये पार्ट आप देखना भी मत। जो मैथ स्टूडेंट है प्लीज़ ये पॉइंट्स पढ़ के आना, कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, आपको अटेम्प्ट करने में आसानी होगा। तो इस तरह से हमने पूरे मैथ्स का भी रिविजन कर लिया, सारे की पॉइंट्स प्लस थियोरी का।
प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर अच्छे से गो थ्रू करना। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करके आपके लिए सब वीडियो बनाया है ताकि आप सब पास हो जाओ। मेरा अल्टीमेट एम है आपको पास करवाना। सो प्लीज़ आप ये वीडियो अच्छे से देखना। इसका PDF आप डाउनलोड कर लेना। किसी को किसी भी तरह का दिक्कत आएगा तो आप कमेंट में डाल सकते हो या टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? एंड प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो। मैथ्स में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपका पास होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। सो डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल एंड हैव गुड टाइम।